अरे लिखे रहने दो यार, लिखा तो बहुत कुछ रहता है लेकिन होता थोड़ी है। ए भैया सुनो, दिखाओ नोट दिखाओ। दो चीज बचा ना, रेजोनेंस ट्यूब और बीट्स। अच्छा ओके ठीक है, चलो भाई एक और टॉपिक है सोनोमीटर, तो वो भी आ जाएगा। ये सवाल बनाए थे, ये सवाल बनाए थे, अरे बनाए थे भाई। आओ देखो, चलो इसी सवाल से शुरू करते हैं। ये बताओ, ओपन पाइप क्लोज पाइप याद है? ऑर्गन पाइप में ओपन पाइप क्लोज पाइप याद है? चलो जनरल जनरल फॉर्मूला लिखते हैं सबका, दोनों का, फिर एक बात सिखाते हैं इसमें। कि मान लो तुम्हारे पास ये एक ऑर्गन पाइप है। कैसी ऑर्गन पाइप है? क्लोज्ड की ओपन? ओपन। गधेड़ों, ये तो क्लोज है। ऐसे ही तो चलता है यार, अरे चलता है ना। ये वैल्यू तुम्हारे पास एल हो गई और ये किसके बराबर होती है? किसके बराबर? कितने लैम्डा के बराबर? एक दो तीन चार। एल बराबर क्या लिखोगे? 5 लैम्डा/4। अरे पक्का ना? सोच लो, गलत लिखे हैं क्या? 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, अरे समझे ना? तो 2 लैम्डा तो यही हो गया, और लैम्डा/4 तो वही तो यार, गधों की तरह से एकदम पढ़ाई कर रहे हो। 5 लैम्डा/4। अरे भाई, एक डिब्बा जो होता है वो लैम्डा/2 का होता है यार। और कैसे पढ़ाऊं भाई? 9 लैम्डा/4, ठीक है ना? तो ये जो लेंथ होती है, ये जो लेंथ होती है कितनी हो गई? 9 लैम्डा/4। अच्छा, जब F1 लिखते हो तो क्या लिखते हो? V/लैम्डा ना? तो जनरल रिजल्ट बताओ ना। V बाई क्या? V/4L। अरे होता है ना। F2 क्या लिखते हो? अरे F2 क्या लिखते हो भैया? दादा, हे मालिक हो, हे प्रभु, हे आनंद नाथम रंगनाथम, जो भी हो। चलो बताओ, F2 बराबर क्या लिखे? 3V/4L लिखे ना? Fn बराबर क्या लिखे? 2n-1। 2n-1 क्या? V/4L। इसका हार्मोनिक बता दो, कौन सा हार्मोनिक? 2n-1 TH ऑफ हार्मोनिक। और कौन सा ओवरटोन हो? n-1 ओवरटोन। अच्छा दूसरी बात, अगर हम ऑर्गन पाइप में बात कर लें, किसकी 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 बोल? ओपन ऑर्गन पाइप की, ओपन ही तो बचा। अच्छा तुम लोगों को वेव्स कुछ याद हुआ? कुछ कुछ याद हुआ यार? थोड़ा याद करो भाई, याद नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी मित्र। और याद ऐसे नहीं होगा, रटने से याद नहीं होगा, सवाल बनाने से याद होगा, ठीक है ना? जैसे मैं जब पढ़ाता था शुरुआत में तो मुझे कंटेंट याद नहीं होता था, क्योंकि मैं समझ के कंटेंट पढ़ के जाता था पढ़ाने के लिए, जब मैं स्टार्टिंग में पढ़ाना शुरू किया था तो। लेकिन याद कब हुआ? जब मैंने खूब सवाल बना के पढ़ाना स्टार्ट किया। मतलब जो भी चैप्टर पढ़ाने जाना होता था, मैं उस चैप्टर का 50 सवाल, 60 सवाल, 70 सवाल बना के जाता था, तो अपने आप ही याद हो जाता था सब, और अच्छे से एप्लीकेशन भी याद होती थी उसकी। तो ऐसे पढ़ो कि सब याद हो यार, ऐसे खच्चर वाली मेहनत करोगे तो क्या फायदा होगा? ये बताओ, एल बराबर कितना होगा इसमें? कितना हो? लैम्डा/2, लैम्डा/2। हाँ कितना? 3 लैम्डा/2। बढ़िया है, गुड जॉब। अच्छा इसका जनरल फॉर्मूला पता है क्या? 2L ना? कौन सा हार्मोनिक? nth हार्मोनिक। और n-1th ओवरटोन।
अच्छा, जब मैं तैयारी करता था ना यार, या जब मैं शुरुआत में ये चैप्टर पढ़ता था या पढ़ाता था, तो मुझे बड़ा दिक्कत होता था ये हार्मोनिक और ओवरटोन समझने में। पता है क्यों? क्योंकि पहले ये पढ़ाया जाता था, ये पढ़ाया जाता था, और कोई एक्सप्लेन करता नहीं था ढंग से। तो ये लगा एनएथ हार्मोनिक तो मतलब ओवरटोन उससे एक कम होगा, ठीक है ना। और फिर जब इधर पढ़ते हैं तो इसमें सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ हार्मोनिक आता ही नहीं है। मैं सोचता था ये कौन सी नंबरिंग चल रही है, क्योंकि किसी ने इतना ध्यान से बताया नहीं उस टाइम पे कि हार्मोनिक का मतलब है कि भाई साहब क्या, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो बात समझ रहे हो ना? हाँ, तो या बताया होगा, मैं समझ नहीं पाया हूँ, जो भी रहो। हाँ, तो यहां तक कहानी समझ आ रही है मोटी मोटी? अच्छा, इसमें एक एरर होता है, उसको बोलते हैं एंड करेक्शन। क्या बोलते हैं भाई साहब? एंड करेक्शन। आज चैप्टर भी खत्म करना है मित्र, और चैप्टर खत्म करने के साथ शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है ना। तो अभी पूरा वेव से एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। चलो भाई, अब इसके बाद हमारी अगली बात है क्या? एंड करेक्शन। एंड करेक्शन क्या होता है कि जैसे, है कुछ नहीं, खास बात नहीं है कुछ। ये अपने पास एक पाइप है अगर मान लो, ठीक है ना। ये कैसी पाइप है? ओपन एट बोथ एंड, या ओपन एट वन एंड, क्लोज्ड एट वन एंड ना। तो इसमें जो वेव बनती है वो ऐसे बनती है, ऐसे ही तो बनती है भाई। तो होता क्या है, देखा ये है कि ये जो वेव शुरू हो रही है ना, ये पाइप में थोड़ा पहले से शुरू हो रही है, यहां से नहीं शुरू हो रही है, थोड़ा इधर से शुरू हो रही है। बात समझे? अगर ऐसे हम क्लोज्ड की बात करें, तो क्लोज्ड में जो चल रहा है वो गेम ऐसे चल रहा है, मतलब ओपन में। बात समझे कि नहीं? यहां भी देखो, क्या ये बाहर चला गया, और यहां भी क्या ये बाहर चला गया, जाता ही है। क्योंकि एयर जो होता है वो इलास्टिक मीडियम होता है। वो क्या करता है, कोई चीज आती है तो पहले उसको कोलिजन के प्रोसेस के हिसाब से अपने आप को कंप्रेस करता है, फिर कंप्रेस करने के बाद उसको वापस रिपेल करता है। बात समझा ना? इट इज लाइक एक मेश लगा हुआ है, और मेश पे तुमने एक बॉल फेंक के मारी, टाइट मेश है। भले ही फेंक के मारोगे बॉल, तो बॉल का जो मोमेंटम होगा उसकी वजह से क्या मेश अंदर जाएगी ना। ये वही एंड करेक्शन निकल के आता है, कि जो मीडियम है बगल में लगा हुआ वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है, ठीक। लेकिन कोलिजन कैसा है? इलास्टिक। ऐसा तो है नहीं कि इसके मॉलिक्यूल्स रिजिड है, हिल ही नहीं सकते। कोलिजन होगा तो हिलेंगे ना। हाँ, तो वो जो शिफ्टिंग होती है वो थोड़ी इधर हो जाती है। इसी को बोलते हैं एंड करेक्शन, डिनोट करते हैं ई से। और ई जो होता है वो 0.6 आर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? 0.6 आर, एंड आर इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब। आर क्या है? रेडियस ऑफ द ट्यूब। अब सोचो। हाँ, वो एक्सपोनेंट था, वो फंक्शन ऑफ एक्सपोनेंट था। ये ई जो है वो एंड करेक्शन है, ठीक है, बढ़िया है। तुम कैपिटल ई लिख लो, कुछ भी लिख लो, याद रखना कि ये जितना हिस्सा बाहर निकल जाता है वो किसके बराबर होता है? 0.6 आर के। कई बार तुमको सवाल में कह देगा द वैल्यू ऑफ ई इज 1 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ ई इज 1 सेंटीमीटर। नथिंग इज गोइंग टू गेट चेंज, द ओनली थिंग दैट विल चेंज इज लेंथ। अब लेंथ जो है वो क्या लिखोगे? एल लिखोगे कि एल प्लस ई लिखोगे? बस इट्स। यहाँ एल प्लस ई किसके बराबर, यहाँ किसके बराबर, तुम खुद सोच। लैम्डा, अरे सोचो ना, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, 3 लैम्डा बाई टू प्लस लैम्डा बाई 4, कितना? 2 3 6 1 7, तो कितना हो गया? 7 लैम्डा बाई 4। अब लैम्डा की वैल्यू ई के टर्म में आएगी। अरे आएगी यार, ऐसे मत बोलो यार भाई। यहाँ पे देखो कितने एंड करेक्शन आएंगे, एक की दो? कितने एंड करेक्शन? दो। ई यहाँ पर और ई यहाँ पर। अगर यहाँ एल लिखोगे तो क्या लिखोगे? एल प्लस ई की 2 ई, 2 ई बराबर कितना? 8 लैम्डा बाई 4, 8 लैम्डा बाई 2, लैम्डा, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, क्या 2 लैम्डा लिख लें? बस खत्म बात। अब जैसे अगर मान लो मुझे इसका फ्रीक्वेंसी लिखना है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? वी बाई लैम्डा, वी बाई लैम्डा। तो मैं वी बराबर क्या लिखूंगा? 4 एल प्लस ई, और ऊपर क्या चला जाएगा? 7। इसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। अच्छा, इसका फ्रीक्वेंसी लिखना होगा तो क्या लिखोगे? वी बाई 12 फॉर्मूला होता है ना, वी बाई लैम्डा। तो लैम्डा लिखो, क्या लिखोगे? लैम्डा। जानते हो इस 2 लैम्डा का मतलब समझते हो क्या है? ये है 4/2। अरे है ना, देखो ना, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई टू, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2 हुआ ना। तो लैम्डा बाई 2 के सेगमेंट में लिखो तो 4 लैम्डा बाई 2 लिखोगे यार। ज्यादा कुछ कठिन पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? नहीं, सिंपल है यार, चैप्टर ही आसान है ये, कुछ है वह नहीं, बस समझ आना चाहिए बस ये।
2l, अच्छा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 2 इधर चला गया, 2l प्लस 2e और ऊपर क्या चला जाएगा 4। ये जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। जनरलाइज्ड कंडीशन याद रखने का फायदा होता है। अब तुम्हारे दिमाग में अगर ऐसा ख्याल है मास्टर तूने क्यों लिखा, दो दूना 4 ही लिखना, तो फिर थोड़ा दिक्कत वाली बात है। बात समझे ना, मतलब इट इज अ जनरलाइज फॉर्म। अब तुमको किसी का भी बनाना हो, एन का बनाना हो, क्या एन का बना सकते हो, बना सकते हो ना, बहुत बढ़िया। देखो अब जैसे मान लो ये सवाल देखो क्या कह रहा है, टाइम पास सवाल, नीट 2016 में पूछा गया था, ध्यान से पढ़ोगे एक बार में लग जाएगा। देखो क्या कह रहा है, एन एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर एंड, ठीक है ना, रेजोनेट्स विथ अ ट्यूनिंग फॉर्क व्हेन द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द कॉलम इज 50 सेंटीमीटर। जब कॉलम की सबसे छोटी लेंथ कितनी है 50, सबसे छोटी लेंथ में क्या बनेगा, फंडामेंटल। अरे भाई सबसे छोटी लेंथ में तो फंडामेंटल ही बनेगा ना, नहीं समझ पाए। अरे तुमको एक फ्रीक्वेंसी की बात, जब सबसे छोटी लेंथ या सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी की बात करें, वही यही है। क्लियर, दो बातें। कई बार ऐसा होता है जब जैसे तुम फॉर्मूला पढ़ रहे हो तो एफ बराबर क्या पढ़ रहे हो, वी बाई लैम्डा पढ़ रहे हो, और लैम्डा बराबर अगर इसकी बात करें तो लैम्डा का जनरल फॉर्मेट, यहां जब इसको जनरल फॉर्मेट फ्रीक्वेंसी का बना रहे हो तो क्या बना रहे हो, बोलो बोलो जनरल फॉर्मेट क्या बना रहे हो, 2n+1 की 2n-1, 2n-1 बी बाई 4l, ये एफ एन बना रहे हो ना, यही तो बना रहे हो ना, कि नहीं बना रहे हो। भाई छोड़ दे मोबाइल फोन यार, रख दे, अभी इधर देख ले। एफ एन बराबर क्या बनाए, 2n-1 वी बाई 4l। एफ वन लिखना है तो क्या लिखेंगे, एन की जगह क्या 1 डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा वी बाई 4l, हो जाएगा ना, कठिन लग रहा है नहीं। अब सोच, दो सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे, देख दो चीजें वेरी कर सकती है। एक तो स्पीड ऑफ साउंड है, भाई साउंड जिस रफ्तार से आ रही उसी रफ्तार से आएगी, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। एक बार अगर एक ऑर्गन पाइप के अंदर रफ्तार फिक्स हो गई तो उसके अंदर रफ्तार फिक्स रहेगी। क्लियर है ना। यहाँ पे क्या दिख रहा है अपने पास, एक वेरिएबल लेंथ और एक वेरिएबल फ्रीक्वेंसी। कई बार लेंथ को फिक्स रख के फ्रीक्वेंसी को वेरी कराएंगे, कई बार फ्रीक्वेंसी को फिक्स रख के लेंथ को वेरी कराएंगे। बस यही गेम होगा हर सवाल में, दो ही कंडीशन ही और कुछ है ही नहीं। अब सोचो तुमसे कह रहा है, हाँ जान रहे तुमको समझ आ रहा है, रुको तो पेशेंस तो रखो, हमको भी वो तो बोल लेने दो। अभी सारे क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले नहीं कि तो मैं मुंह फोड़ दूंगा। हाँ सारा क्वेश्चन बनाना है। द नेक्स्ट लार्जर लेंथ ऑफ द कॉलम रेजोनेटिंग विद द सेम ट्यूनिंग फॉर्क इज, देखो पहला कॉलम लैम्डा बाई 2 की लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4 फंडामेंटल कॉलम हो गया। अगला कॉलम कितना जाएगा, लैम्डा बाई 4 जाएगा, मतलब पूरा लेंथ। अरे एक कॉलम बन गया, अब एक कॉलम, एक डिब्बा बना है, आधा 1/4 का एक डिब्बा बना है। अब अगला डिब्बा बनेगा ना यार, जो अगला डिब्बा बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा ना भाई। तो ये कितना हो गया, 3 लैम्डा बाई 4। अबे तुम सोचो लैम्डा बाई 4 का वैल्यू तुमको 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 3 लैम्डा बाई 4 कितना होगा भाई, 150 सेंटीमीटर। सर हम पहले यहां से लैम्डा निकालेंगे, उसके बाद यहाँ वैल्यू रखेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे। लैम्डा बाई 4 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो क्या 3 लैम्डा बाई 4 हो जाएगा। अरे समझ पाए, नीट 2016। हाँ बाबू बताओ। हाँ हाँ, ओह गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, नाइस। चलो बहुत बढ़िया, ट्यूनिंग फॉर्क, सॉरी यार मुझे लगा तुम्हें पता होगा, कोई बात नहीं। ऐसे एक शेप होता है, कभी अगर तुम लैब वैब में गए हो, स्कूल स्कूल तो गए नहीं हो गए, गए, स्कूल जाने के बाद नहीं देखे हो क्या यार हमारे, देखे ट्यूनिंग फॉर्क देखे। अरे वो ऐसे होता है, एक यू शेप का, टक से करो और रेजोनेंस ट्यूब के ऊपर लगाओ तो आवाज निकलती है। हाँ हाँ, तो यही आता था, सबसे आसान ये था, आवाज आराम से सुनाई देती थी। हाँ आवाज आ रहा है, हो गया, हाँ ठीक। आज उसी का मतलब साउंड निकलता है उससे, जैसे जब उसको ऐसे टक से करोगे तो कोई आवाज नहीं आएगी, लेकिन जब उसको ऑर्गन पाइप के ऊपर रखोगे ना तो वो वाइब्रेट करेगा। अरे बात समझे, जैसे इसमें जितनी भी मैकेनिकल वेव ट्रेवल कर रही होती है, हर मैकेनिकल वेव के पास अपना साउंड होता है, साउंड एनर्जी होती है। नहीं अभी नहीं, बहुत मीठा हो गया भाई, अब नहीं खाऊंगा मैं। जैसे वो रखे हो, कोई क्या बोलते स्टील वाली स्केल है किसी के पास, तो बताएं। जैसे मान लो ये है ना, अगर मान लो हम इसको ऐसे मोड़ दें, कोई बात नहीं, पैसे मेरे से ले लिए उसके, ये है ना, ये है ना,
नहीं आ रहा है क्या इसमें? नहीं आ रहा है इसमें, बहुत हार्ड है। एक थोड़ी हल्की वाली आती है, सॉफ्ट वाली, जब उसको ऐसे टैप करके यहाँ लगाओगे ना, इस पे लगाओगे ना तो साउंड प्रोड्यूस होगा। हाँ, कितना नीचे ग्रिप नहीं बनेगा फिर। स्केल भी खराब कर दीजिए। कितने की आती है? नहीं, सीधा नहीं होगा। हाँ आएगा भाई, बात मतलब तुम सारी ट्रिक्स की लंका लगा दी क्यों? वाइब्रेशन से केवल थोड़ी होता है, वो ट्यूनिंग फॉर्क यू शेप का क्यों बनाया जाता है कि जब यहाँ से वाइब्रेशन इसके ऊपर ट्रांसफर होता है ना, तो वो कंटिन्यूअसली एक स्टैंडिंग वेव टाइप फॉर्म बनाता है इसके बीच में, जो आगे की तरफ प्रोपोगेट कर जाती है ना। तो यू शेप चाहिए यार, सॉरी। हाँ हाँ, सुनो तो होता क्या है कि अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क का अलग अलग फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे मान लो उसके ऊपर लिखा रहता है ट्यूनिंग फॉर्क के ऊपर, अच्छा उसमें डैम्पर भी लगे होते हैं जो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे ब्रैकेट्स होते हैं आयरन में, मतलब उसमें स्टील के फिक्स कर दिए जाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। तो होता क्या है कि जब हम किसी ट्यूनिंग, बेसिकली वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए ट्यूनिंग फॉर्क को यूज किया जाता है, कि जैसे हम कहीं टैप किए और टैप करके रेजोनेंस ट्यूब के ऊपर या इसके ऊपर लगा दिए तो साउंड प्रोड्यूस होता है। वही काम बांसुरी का होता है। बांसुरी समझते हो ना? तो ये जो प्रोसेस है ओपन ऑर्गन पाइप का, वो बांसुरी है। और जो सीटी होती है वो क्या है? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। समझे ना? ये बेसिक एग्जांपल है साउंड के। तो ट्यूनिंग फॉर्क, सुन लेना, ट्यूनिंग फॉर्क का काम क्या होता है। ट्यूनिंग फॉर्क ऐसे टक से टैप करो और टैप करके अगर इस पाइप के आगे निकालोगे तो वो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। वो आगे जाएगी, वेव आगे जाएगी। अब मान लो कोई भी चीज वाइब्रेट कर रही है, उसे कोई चीज टकरा रही है, तो वो आगे की तरफ तो जाएगी ही ना। तो ये ट्यूनिंग फॉर्क का काम यही होता है कि वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना। तो जब हमने एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया और उसमें हमने लेंथ कम रखी, अब सोचो ट्यूनिंग फॉर्क ले लिया तो ट्यूनिंग फॉर्क फिक्स है, अब उसका वाइब्रेशन फिक्स है। जब तक आप ट्यूनिंग फॉर्क चेंज नहीं करोगे तब तक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं। तो हमने क्या किया, हम कह रहे हैं कि अब हम लेंथ चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं? लेंथ। कैसे चेंज करते हैं? रेजोनेंस ट्यूब होती है, क्या होती है? उसमें पानी भरा होता है। जब ट्यूब के अंदर पानी का स्तर बढ़ जाता है तो लेंथ छोटी हो जाती है, और पानी का स्तर नीचे चला जाता है तो लेंथ बड़ी हो जाती है। तो जो पहली फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिली वो कितने पर मिली? 50 पे। अब हमको दूसरी बार तेज साउंड सुनना था। 50 सेंटीमीटर का कॉलम था, हमने इसे टैप किया, हमने लगाया, हमको एक तेज साउंड सुनाई दिया। बात समझे ना? फिर उसके बाद हमने पानी के लेवल को थोड़ा नीचे करना स्टार्ट किया और हम बार बार टैप करके लगा रहे थे, टैप करके लगा रहे थे, साउंड तेज नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था। एक लेंथ पे फिर आया। समझ रहे हो ना? तो जब दोबारा जिस लेंथ पे आया वो ये सिचुएशन बनेगा। ठीक, तिबारा जब जिस लेंथ पे आएगा और लेंथ कम करोगे तो सिचुएशन ऐसी बन जाएगी। तो बात समझे ना? पल्ले पड़ रहा है? ऐसे मान लो चौथी बार करना हो तो एक और डिब्बा ऐड हो जाएगा, पांचवी बार में एक और डिब्बा ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे 3 रीडिंग निकलवाई जाती है। तो वाई ट्यूनिंग फॉर्क क्लियर हुआ? बस वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ कह रहा है क्या हम ट्यूनिंग फॉर्क चेंज किए हैं? द लार्जर लेंथ ऑफ कॉलम रेजोनेटिंग विद द सेम ट्यूनिंग फॉर्क, उसी ट्यूनिंग फॉर्क से, मतलब फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही। क्लैरिटी है ना? बस हमने क्या चेंज किया है। अब भाई फ्रीक्वेंसी फिक्स कर दी तो दूसरा क्या वेरी करा सकते हो? लेंथ। दैट्स इट। आओ अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, ऐसे ही है सब। द सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ऑर्गन पाइप, बहुत ध्यान से सुनना। द सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ऑर्गन पाइप हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द ओपन ऑर्गन पाइप ना। फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द क्लोज्ड पाइप ऑफ लेंथ L मीटर लॉन्ग, द लेंथ ऑफ द ओपन पाइप विल बी। ये बोलो, कह रहा था सेकेंड ओवरटोन ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप, मतलब क्या लिखना है अपने को? F2 की F3? पहली सिचुएशन में क्या लिखना है? F3। तो ओपन में क्या होता है? 3V/12। अरे हो गया ना? हो पक्का ना? अच्छा, has the same frequency as that of first overtone of closed pipe of length L मीटर लॉन्ग। तो ये तुम्हारे पास क्लोज्ड पाइप का लेंथ, ओपन पाइप का लेंथ नहीं पता है, क्लोज्ड पाइप का लेंथ पता है। तो क्लोज्ड पाइप में तुम देखो फर्स्ट ओवरटोन बोल रहा है, मतलब क्या लिख रहे हो? F2 ना? तो F2 क्या लिखोगे? F2 क्या लिखोगे? 3V/4L। अरे यही तो लिखोगे यार। क्या F3 और F2 बराबर हैं? F3 और F2 बराबर है, काट दें। V से 3V काट दें तो 2L डैश बराबर कितना?
4L, तो L डैश बराबर कितना? नहीं आया, नीट 2016। ऐसे ही क्वेश्चन इस बार भी आएगा, आएगा, ऐसा ही आएगा। और जब एग्जाम में आएगा तो कठिन लगने लग जाएगा, अगर ढंग से नहीं पढ़ के जाएंगे तो। सुनिए इधर बताइए, an organ pipe open at one end is vibrating in the first overtone and is resonance with another pipe open at both end and vibrating in the third harmonic। मतलब समझते हैं इसका कि जब रेजोनेंस की सिचुएशन होती है तो दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम होती है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम। किसकी 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 किसकी? ओपन ऑर्गन पाइप की कब? सॉरी, ऑर्गन पाइप ओपन एट वन एंड, मतलब एक एंड पे क्लोज है, इज वाइब्रेटिंग इन फर्स्ट ओवरटोन। एक एंड पे क्लोज है तो F1 की F2, F2 ना, तो क्या लिखोगे? 3V/4L, अरे ये तो लिखोगे। एंड इज रेजोनेंस विथ अनदर पाइप ओपन एट बोथ एंड एंड वाइब्रेटिंग इन द थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक का मतलब समझ रहे हो? F3, F3 की F2, F3 की F2, अरे थर्ड हार्मोनिक ना, अरे ओपन पाइप है ना, ओपन पाइप है ना, तो थर्ड हार्मोनिक का मतलब F3, 3V/2L। लेंथ का ही तो रेशियो निकालना है, ये तो निकाला था रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ टू पाइप, ये L1 और ये क्या L2। कितना है भाई? 1/4, 1/2, L1 अपॉन L2 बराबर, तो 2 दूना 4, L2 ऊपर गया 4:1 की 1:4, 4:1, अरे 4/1 भाई, अरे 2/1, यहां से क्या हो जाएगा? अरे इसको काट दें, 1/2 की 2/1, 1/2। हाँ ठीक 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 ठीक, अरे क्या ही फर्क पड़ता है, यहाँ 2 से क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, तो मतलब ये L2 ऊपर चला गया ना, हाँ, तो L2 अपॉन L1 तुम्हारे पास 2 हो गया, तो L1 अपॉन L2 1/2। हाँ भाई 1/2 हो गया। चलो अगला सवाल देखो, अगला टाइप देखो, रेजोनेंस ट्यूब। क्या है भाई साहब? रेजोनेंस ट्यूब। थोड़ा बढ़िया सवाल आएगा इसमें, देखो होता क्या है, कुछ है नहीं, वही टाइम पास जो ऑर्गन पाइप पढ़ के आए। ये देख रहे हो ना, यही होता है ट्यूनिंग फॉर्क। ठीक, हमने क्या किया, ये पूरा पानी का सेटअप है, ये पाइप थोड़ी लंबी होती है, अगर हम इसको ऊपर खींचते हैं, जब हम इसको ऊपर उठाते हैं तो यहाँ से पानी का लेवल थोड़ा नीचे आ जाता है, जब नीचे ले जाते हैं तो पानी का लेवल थोड़ा ऊपर चला जाता है, बस इतनी सी बात है। इस हाइट को एडजस्ट करने के लिए तो हमने क्या किया, पहले पानी पूरा भर दिया यहाँ तक, और बार बार हम ट्यूनिंग फॉर्क उठा रहे हैं और टैप करा रहे हैं, एकदम पानी टॉप तक भरा हुआ। जैसे 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 हम नीचे ले जा रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं, नीचे ले जा रहे हैं, एक जगह ऐसी आई जहां हमको तेज साउंड सुनने को मिला। वैसे साउंड तेज नहीं आ रहा था, ठीक है ना, एक स्पेसिफिक लेंथ पर हमको साउंड तेज सुनने को मिला, और वो लेंथ थी L1। कितनी लेंथ थी? L1। अब क्या हुआ, हमने पाइप को फिर से, इस वाले पाइप को फिर से ऊपर उठाना स्टार्ट किया, फिर लेवल, पानी का लेवल नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया, फिर दूसरी मार्किंग आई, दूसरी मार्किंग आई। पहली मार्किंग कहाँ आई? इस पॉइंट पे। फिर दूसरा स्केल में ये जगह आया जब हमको तेज साउंड सुनाई दिया। क्लियर है? तो जब नोट्स बनेंगे तो परफेक्ट रिफ्लेक्शन होगा फिक्स्ड एंड में। क्या होगा भाई? जब नोट्स बनेंगे तो परफेक्ट रिफ्लेक्शन होगा फिक्स्ड एंड में, तो जो एनर्जी जाएगी वही एनर्जी आपके पास वापस आएगी, तो आपको सुनाई देगा। क्लैरिटी है? पहली बार आपको साउंड किस लेंथ पे आया था? L1 पे। दूसरी बार कब आया? L2 पे। तो L1 और L2 के बीच में क्या एक डिब्बा है? तो L2 माइनस L1 क्या लिखोगे? यही है रेजोनेंस ट्यूब। L2 माइनस L1 बराबर क्या? λ/2। दैट्स इट, हो गया बस, यही कोर कॉन्सेप्ट, और तो सब ऑर्गन पाइप। क्या भाई? L2 माइनस L1 बराबर क्या? λ/2। क्लियर है? अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है जी? क्या होता है? V/λ। V/λ की जगह क्या लिखोगे? 2L2 माइनस L1, हो गया। यही है रेजोनेंस ट्यूब। अब इसी में खत्म। अब इसी में खेल खेलते हैं क्या? एंड करेक्शन। एंड करेक्शन इज E। एंड करेक्शन इज E, तो क्या लिखेगा? क्या दोनों में E जोड़ देंगे? E जोड़ देंगे? जोड़ोगे ना? कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। सोचो, इफेक्टिव लेंथ जो है तुम्हारी वो क्या है? L2 माइनस L1। इफेक्टिव लेंथ क्या है? L2 माइनस L1। तो
जो एंड करेक्शन है ना वो जुड़ जाता है, याद रखना। जो भी लेंथ होगी उसमें एंड करेक्शन जुड़ जाता है। क्लैरिटी है? जैसे तुम कहां से स्टार्ट कर रहे हो, L1 से स्टार्ट कर रहे हो ना, तो वैसे तो मतलब अगर मैथमेटिकली चले तो हमको क्या देखना चाहिए, सर L1 प्लस ई लिखेंगे, फिर L2 प्लस ई भी तो लिखेंगे, तो ई से ई तो कट जाएगा, लेकिन कटता नहीं। ठीक है ना? तो ये हो जाता है L2 माइनस L1 प्लस ई, एंड करेक्शन। अभी सवाल आने दो, सवाल से और अच्छा समझ आएगा। ये तुम्हारे पास बेसिक रेजोनेंस ट्यूब। अब सोचो ये सवाल है, देखो कह रहा ट्यूब ऑफ सर्टेन डायमीटर, देखना अ ट्यूब ऑफ सर्टेन डायमीटर एंड लेंथ 48 सेंटीमीटर ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों एंड से खुला हुआ। लेंथ कितना है? लेंथ कितना है? 48 सेंटीमीटर। इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस इज फाउंड टू बी 320 हर्ट्ज। मतलब ये किसकी बात कर रहा है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब कौन सा? F1 ना, ऐसे नंबर बोल दिया करो फ्रीक्वेंसी जब भी पूछे तो। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का नंबर कितना है? F1। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज कितना? 320 मीटर पर सेकेंड। एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द ट्यूब। ट्यूब का डायमीटर बताना है, तो ट्यूब का डायमीटर तभी निकाल पाओगे क्या जब एंड करेक्शन आएगा। अरे आएगा ना। Estimate the diameter of the tube. One end of the tube is now closed. Calculate the lowest frequency of resonance for the tube. ठीक, तो ये तो दूसरा सवाल है। ये पहला सवाल मैं करूंगा, दूसरा सवाल आप करेंगे। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है? एस्टिमेट द डायमीटर। क्या है? कैसी पाइप है? ओपन एट बोथ एंड्स। तो L क्या होगा? L होगा कि L प्लस 2E होगा? L प्लस, अरे दोनों पे एंड करेक्शन आएगा ना यार, L प्लस 2E। अब फंडामेंटल है तो ये किसके बराबर है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ किसके, ये किसके बराबर? लैम्डा बाई 320। अरे पहले लेंथ तो बताओ यार। L प्लस 2E को किसके बराबर लिखे हैं? हाँ, लैम्डा बाई 2। और इसमें क्या दिक्कत है यार? अरे भाई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी तो नेता ऐसे ही चलेगी ना यार। क्या बात करते हो यार तुम लोग भाई। तो इसको क्या लिखें? लैम्डा बाई 2। अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? V बाई लैम्डा। तो V बाई लैम्डा, लैम्डा की जगह कितना होगा? 2L प्लस 2E। ज्यादा फॉर्मूला मत खेला करो, 1 मिनट भी नहीं लगेगा ये करने में यार। V कितना दे रखा है? 320। 320 तो हो। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी 320। कोई सवाल है? 2L प्लस E की जगह क्या लिख ले? 0.6 R। और यहाँ पे क्या? 2 मल्टीप्लाई होगा ना, इससे ये कट गया। और कटा हो तो L प्लस 1.2 R बराबर 0.5 L, 0.5। हाँ, अरे 2 नीचे चला जाएगा ना यार। क्या लिखोगे बोलो? चलो इसको सॉल्व करो, क्या लिखोगे? 2L प्लस 4 छके 24, 2.4, 2.4 R बराबर कितना? बराबर कितना? 1। नेगेटिव, नेगेटिव क्यों आ रहा है? हाँ, क्या चीज? हाँ, नहीं उससे फर्क नहीं पड़ेगा ना। हाँ, मीटर में कर दें तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? L प्लस 2E बराबर तो 1 ही रहेगा ना। है, ऐसा क्या हो रहा है यार? फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है? फ्रीक्वेंसी कितना? 320 हर्ट्ज। रफ्तार कितनी दे रखी है? 320 मीटर पर सेकेंड। ये 2 हो गया, और ये कितना हो गया? L प्लस 2E। E की जगह कितना? हाँ ठीक है, E की जगह कितना? 0.6 R, 0.6 R। ये इधर चला गया, तो L का वैल्यू कितना है? 0.48 है ना। अरे यही तो है, 0.48 प्लस 1.2 R बराबर 0.5। नहीं आया? आया ना? तो अब कितना हो जाएगा? 1.2 R बराबर 0.02। तो R बराबर कितना हो? 0.02 डिवाइडेड बाई 1.2। आ गया, मीटर में आ गया आंसर। रेडियस कितना आएगा? 2 छक्के 12। हाँ, मतलब 2/12 कितना हो गया? 2/120। 2/120 मीटर ना।
सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 200/120 सेंटीमीटर, इससे ये कट जाएगा। 4 से 4 2 8, 4 ने 12, 4 बचे 20, 5/3 सेंटीमीटर। अरे यार है, हाँ अब ये आएगा यार, पक्का ना? क्या है सवाल में बताओ। अगर तुम कंसेप्चुअली देखो तो सवाल में कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं। नील बटा सन्नाटा, खाली अंग्रेजी समझ आनी चाहिए। थोड़ा काइनेमेटिक्स टाइप है चैप्टर, अंग्रेजी पल्ले पड़ गया, कॉन्सेप्ट ढंग से समझो तो सवाल बन जाएगा, नहीं समझे हो तो नहीं बनेगा। अच्छा दूसरा बात क्या कह रहा है बताओ, दूसरा मुझे निकालना चाहिए, खुद से कर पाओगे? देखो क्या कह रहा है, वन एंड ऑफ द ट्यूब इज नाउ क्लोज्ड। अब हमने ट्यूब का एक एंड क्लोज कर दिया, तो अब करेक्शन ई रहेगा कि 2 ई रहेगा? तो एल एल जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो एल होगी, एल प्लस ई होगी या एल प्लस 2 ई होगी? एल प्लस होगी ना। वन एंड ऑफ द ट्यूब इज नाउ क्लोज्ड, कैलकुलेट द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस फॉर द ट्यूब। क्या रेडियस आपको पता है? लोएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस का फॉर्मूला क्या होगा तब? बी पार्ट में, बी पार्ट में लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी का मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसी? फंडामेंटल ना। तो फंडामेंटल का फॉर्मूला क्या होता है भाई? V/4L ना यार। तो V कितना है? 320, यहाँ 4, L कितना है? 0.48 प्लस, प्लस कितना? 0.6, और रेडियस तो निकाले ही हो, कितना? 5/30, 300। अरे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे ना, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा ना। हाँ भाई, हो गया आंसर। अरे सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेगा तो 100 से डिवाइड करेंगे ना भाई। 10⁻⁻² लिखने का मतलब 5/300, खत्म। अब सॉल्व करो आराम से, खुश रहो, फ्रीक्वेंसी निकालो, यही है सवाल में। अगला सवाल देखो, देखो क्या कह रहा। A pipe open at both ends has fundamental frequency f in air. The pipe is dipped vertically in water so that half of it is in water. The fundamental frequency of the air column is now. बनाओ, गलत नहीं होना चाहिए। एक ओपन पाइप था, दोनों एंड से खुला हुआ, एयर में उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी एफ। अब हमने उसको पानी में डाल दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसका लेंथ वो कैसा हो गया? ओपन पाइप है कि क्लोज एट वन एंड है? क्लोज एट वन एंड। अरे भाई पानी में डाल दिए तो एक एंड से क्लोज हो गई ना। अरे हुई ना, तो बनाओ, आंसर बनाओ। कौन सा? सोच के, थोड़ा ध्यान से, ध्यान से, लेंथ का ध्यान देना। जब पानी में डूबी है तो क्लोज्ड पाइप और ओपन पाइप दोनों की लेंथ बराबर है कि अलग अलग है? ओपन पाइप की लेंथ कितनी है? ओपन पाइप की लेंथ एल, और जब पानी में चला गया तो L/2। हाँ ठीक है, सी होगा, एफ डैश बराबर एफ। यार ऐसे सवाल नहीं गलत होने चाहिए यार। सी आ रहा है। पहले पाइप कहां थी? ओपन में, तो एफ इक्वल्स टू क्या हो गया? V/2L, कोई दिक्कत नहीं है, एफ बराबर। अच्छा दूसरा एफ डैश हो गया, दूसरा एफ डैश हो गया, तो कितना हो गया? V/4L। 4L की जगह कितना हो गया? L/2, तो ये भी तो 2 हो गया ना यार। तो एफ और एफ डैश दोनों बराबर हो गए कि नहीं? एफ बराबर एफ डैश, दैट्स इट, डन। नीट 2016, इतना सवाल आया था क्या 2016 में? नाउ दिस वन इज क्विंक ट्यूब। क्विंक ट्यूब ये भी बहुत सस्ता है, बहुत साधारण, सिंपल सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो ऑर्गन पाइप पे काम करते हैं। ये भी एक ऑर्गन पाइप का फेनोमेना। मैक्सिमा मिनिमा याद है? याद है? मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना था? कहा नहीं था? मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना था? नहीं पता है ना, नहीं पता रहेगा। काहे नहीं आए थे? हम आएंगे, हमारा जिम्मेदारी है पढ़ना। क्या चाह रहे हो, ना हो फिर अगले साल मिलें? हम तो नहीं मिलेंगे, 100% श्योर है। दास 4 दिन आएंगे, 5 दिन छुट्टी बनाएंगे। लापरवाही कर रहे हैं बस खाली। वो भी नहीं दिए थे ना, सीटी भी नहीं दिए थे ना। भाड़ में जाए यार बैच ट्रांसफर, वहां सब वो अचीवर्स में पढ़ रही है, बैच 1 का टेस्ट दे रही है, सबका रिजल्ट आ रहा है, पता नहीं तुम्हारा कैसे रिजल्ट नहीं आ रहा है। हाँ? रुको बुलाते हैं अभी शशि को, अभी बताते हैं कैसे रिजल्ट नहीं क्रिएट। मैं सबका कराता हूँ ऐसे कैसे।
साला पढ़ोगे इस बैच में टेस्ट नहीं होगा। चल भाई इधर देख, कुछ है नहीं, बहुत सिंपल है। मैक्सिमा के लिए कंडीशन होती है एन लैम्डा, मैक्सिमा के लिए पाथ रेफरेंस जब क्या हो। अब भाई ऐसे पढ़ोगे तो यार सब बेकार ही है ना यार, पढ़ना लिखना है यार, तुम अब पढ़ते नहीं हो ढंग से यार। मैक्सिमा की कंडीशन मिनिमा का 2n-1 लैम्डा बाई 2। पढ़ो भाई पढ़ो, नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत फंस जाएगी, तुम्हारे लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। बात समझो, हुआ क्या, यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा था। क्या लगा था, डिटेक्टर। तो इसकी लेंथ को बराबर रखा जाता है, ऐसे अलग भी रख लेते हैं, मतलब अब वैसे जनरली जो इंस्ट्रूमेंट बनता है उसमें बराबर होता है, बट अपन अगर मान लो अलग मान लिए L1 और इसको क्या मान लिए L2। जब ये दोनों चिपके हुए हैं ना ऐसे, सुनो ऐसे जब दोनों एकदम चिपके हुए, ये देखो ये वाली पाइप पता चल रहा है कि ये मूवेबल है, एहसास हो रहा है। ये कैसी है, मूवेबल। ये कैसी है, फिक्स्ड। एक ये वाला हिस्सा फिक्स्ड है और ये वाला फिक्स, ये वाला हिस्सा कैसा है, मूवेबल। बहुत सिंपल है, कुछ खास बात नहीं है इसमें, बहुत आसान। बस एक बार समझ आना चाहिए कि मैक्सिमा के लिए अपने लिए पाथ रेफरेंस कितना होता है, एन लैम्डा। मैक्सिमा के लिए एन लैम्डा, मिनिमा के लिए 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो हुआ क्या, यहाँ पे एक डिटेक्टर लगा था। तो जब इस ट्यूब का लेंथ L1 था और इस ट्यूब का लेंथ L2 था, तो हमको एक तेज साउंड सुनाई दे रहा था। बात समझे, कैसे सुनाई दे रहा होगा, जब हम यहाँ पे ट्यूनिंग फॉर्क लगाए हैं तो इससे निकलने वाला वाइब्रेशन क्या दो पार्ट में गया है, अरे गया है। क्या दोनों वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी सेम है, अरे एक ही सोर्स से तो आ रहे हैं, दोनों का फ्रीक्वेंसी एक स्पेसिफिक जगह पे पार्ट डिफरेंस भी सेम रहता ही। क्लियर है। तो यहाँ पे होगा इंटरफेरेंस। क्या होगा, इंटरफेरेंस। जब हम पढ़ रहे थे कब दो वेव सुपर इंपोज करती हैं तो मैक्सिमा मिनिमा बनता है ना, तो वैसे ही मैक्सिमा मिनिमा की सिचुएशन है कि जब ये दोनों वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज की तो हमको डिटेक्टर पे मैक्सिमा मिला। क्या मिला, मैक्सिमा। तो हमने कहा कि जो पाथ डिफरेंस है वो है L2 माइनस L1 और वो बराबर है किसके, L, है ना। अब हमने इस डिटेक्टर को खींचना स्टार्ट किया, जैसे जैसे हम इसको बाहर खींच रहे थे हमने देखा कि डिटेक्टर के अंदर साउंड कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। एक समय ऐसा आया कि साउंड सुनाई देना बंद हो गया। तो जब साउंड सुनाई देना बंद हो गया तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस 2n-1 लैम्डा बाई 2, 2n-1 लैम्डा बाई 2। बुझे कि नहीं बुझे, बुझे। फिर क्या हुआ, फिर हमने थोड़ा और खींचा, थोड़ा और खींचा, थोड़ा और खींचा, थोड़ा और खींचा, फिर एक ऐसा समय आया जिसपे अपने को मैक्सिमा सुनाई दिया। फिर पार्ट डिफरेंस कितना हो गया, एन लैम्डा, n+1 लैम्डा। एन लैम्डा तो एक बार सुन चुके हैं ना, अब अगला कब सुनोगे, पार्ट डिफरेंस बड़ा हुआ ना। हम तुमको क्या समझाए थे कि जब हम सेंटर पे हो तो हमको क्या मिलेगा, मैक्सिमा। तो बीच में कहीं मिनिमा, फिर क्या मिलेगा, मैक्सिमा। पढ़ाए थे ना साउंड में। गधेड़ो तुम लोग ना, एकदम खच्चर हो गए एकदम से, पता नहीं देहाती गंवार आदमी उठ के चले आए हो, कॉपी पेन उठाना नहीं है, बस खाली सपना पूरा करना, डॉक्टर बनेंगे। हाँ सुनो, गाय गोबर चराओ, खाओ पियो दूध, मस्त दिमाग शुद्ध रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखें अपने बाबा दादा जितना मौज में वो जिए हैं उतना मौज में कोई जी नहीं रहा है। सही है, और क्या, 5 बजे 6 बजे खेत से आ रहे हैं सब्जी लेके, बढ़िया एक करछुल घी डाल के दाल में पी रहे हैं, लोटा में चाय पी रहे हैं, और हाँ और क्या। और उसके बाद शाम को बढ़िया 8 बजे गम्मज लग रही है पीपल के पेड़ के नीचे आग जला के, और वो चल रही है 10 बजे तक, 10:30 बजे तक। और बतिया क्या रहे हैं, फलनवा का लड़का फलनवा की लड़की, बस फलनवा खेत चल रहा है, यही चल रहा है। और मस्त चिल मार के सो रहे, फिर अगले दिन सुबह 6 बजे उठ रहे हैं और खुशी से जा रहे हैं काम करने, इनको कुछ मतलब नहीं है दुनियादारी से। समझ रहे हो ना, वो जीवन सबसे बेस्ट है। अबे बेस्ट है, उसके लिए पैसा भी नहीं लगाना है, और थोड़ा दिमाग लगा लोगे तो पैसा भी कमा लोगे खेती से। तो क्या करोगे डॉक्टर डॉक्टर बन के, पढ़ लिख के कोई राजा हुआ है। ये लेंथ कितना है, L1, ये लेंथ कितना है, L2। जब तूने यहां से खींचा, यहां से खींचा, यहां से खींचा, थोड़ा बाहर खींचा, जब ये थोड़ा दूर गया तो क्या एक बार फिर हमको दोबारा तेज साउंड सुनाई दिया। तो मान लिया हमने उसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन से कितना खींच लिया, x कितना खींचा, तो पाथ डिफरेंस कितना हो गया,
L2 प्लस एक्स माइनस L1 की L2 प्लस 2x माइनस L1? अरे गधेड़े, x यहां भी तो गई है और x यहां भी तो आई है, दोनों लेंथ एक्स्ट्रा चली है ना, तो कितना लेंथ चली है x की? 2x ना। तो अब L2 क्या रहेगा? L2 क्या रहेगा? L2 प्लस 2x माइनस L1 बराबर कितना? 2n माइनस 1, 2n प्लस 1 लैम्डा, 2n प्लस 1 लैम्डा। अब क्या? L2 माइनस L1 किसके बराबर हो? n लैम्डा। अरे क्लियर है ना? प्लस 2x बराबर कितना? बोलो 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 बोलो। अरे L2 माइनस L1 की जगह हमने n लैम्डा लिख दिया, बराबर कितना? 2n प्लस 1 लैम्डा। अरे क्लियर है क्या? 2n प्लस 1 लैम्डा क्यों लिखे हुए? तो बोल क्या नहीं रहे हो? n प्लस 1 लैम्डा ना, मिनिमा चल रहा, n प्लस 1 लैम्डा। अरे पहला मैक्सिमा 2 लैम्डा पे मिला है, तो अगला कितने में मिलेगा? 3 लैम्डा पे। अगला कितने में मिलेगा? 4 लैम्डा पे। उसका अगला 5 लैम्डा पे। तो पहली बार हमको मैक्सिमा मिल गया L2 माइनस L1 n लैम्डा पे। थोड़ा खींचे थोड़ा खींचे थोड़ा खींचे थोड़ा खींचे, फिर दूसरी बार तेज साउंड सुनाई दिया, तो क्या एक पार्ट डिफरेंस बढ़ा ना? तो कितना बढ़ा है? n प्लस 1। अरे क्लियर है? गधा हो भाई तुम लोग, बहुत घटिया रिस्पॉन्स है। हाँ हाँ, मैक्सिमा क्या? हाँ, तो अगर हम 2 लैम्डा को n मान ले तो 3 लैम्डा को क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सही डाउट। ओह, ये सब अच्छा आप कह रही हैं कि ये सब हम कब पढ़ाए हैं? आप यही कह रही है ना? जरा नोट्स पलटिए तो, नोट्स पलटिए, मारो मुक्का मुंह फूट जाए। पलटो नोट्स, पलटो नोट्स, पलटो बस। सर इतना पहले पढ़ाए थे? पढ़िए जरा क्या लिखा है। डेल्टा एक्स बराबर, हम बनाए हैं लैम्डा और आप बनाई हैं वाई। अच्छा सॉरी, ओके। इधर से भी तो हमको वाई ही लग रहा है, वो लैम्डा तो नहीं लग रहा है। हाँ भैया, क्या है? मैक्सिमा मिनिमा। सवाल कहाँ है इसका? और सवाल कहाँ गया? कॉपी में है, तो कॉपी में ही रहेगा। देख भाई देख, सुन सुन, एन का मतलब क्या है सोच। भाई प्लीज यार थोड़ा जाग के पढ़ो यार, ढंग से पढ़ो यार, ऐसे बदमाशी मत करो यार तुम लोग यार। तो कितना घटिया कंटेंट पढ़ोगे तो कैसे मजा आएगा यार? पढ़ ही नहीं रहे हो, उठ के आते हो मुंह उठा के चले आते हो बस केवल। हम कह रहे हैं सुन, एकदम कॉमन सेंस लगा। हम कह रहे हैं L1 और L2 के बीच में कोई पार्ट डिफरेंस था ही नहीं। कह रहे L1 बराबर L2। क्या भाई? L1 बराबर L2। चल आजा देख, देख रहा। हाँ भाई सुनो, तो सेंटर पे क्या बनता है? मैक्सिमा की मिनिमा। सेंटर पे क्या बनता है? मैक्सिमम। सेंटर का मतलब दोनों से पार्ट डिफरेंस कितना होगा? ये भी L और ये भी कितना? L। क्लियर है ना? पार्ट डिफरेंस कितना है? 0। अपने को क्या मिला? मैक्सिमम। क्या मिला? अब फिर हमने इसको धीरे 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 खींचना शुरू किया, खींचना शुरू किया, खींचना शुरू किया। जब ये x खींचा तो फिर अपने को मैक्सिमम मिला। तो एक बार 0 पे मिला है तो अगला कब मिलेगा? अरे अगला मैक्सिमा कब मिलेगा? पहला पार्ट डिफरेंस 0, दूसरा लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ऐसे तो मिलेगा। तो पहला मिला 0 पे क्योंकि दोनों का लेंथ बराबर है। दूसरा लैम्डा मिलेगा कितनी लेंथ पर? पार्ट डिफरेंस कितना हुआ? कितना बढ़ा पार्ट डिफरेंस? अरे x इधर बढ़ा और x इधर बढ़ा, वही तो बढ़ा ना। कितना बढ़ा? क्या फिर 2x पे अपने को फिर से मैक्सिमम मिला? तो कितना हो गया? लैम्डा। कितना हो गया? लैम्डा। तो x बराबर क्या हो गया? x बराबर कितना हो गया? लैम्डा बाई 2। मतलब जब पाइप को तुम लैम्डा बाई 2 खींचोगे तो क्या बनेगा? मैक्सिमा। क्या बनेगा? एक डिब्बा कितने गैप का था? लैम्डा बाई 2 का। था कि नहीं था? तो हर लैम्डा बाई 2 पे तुझे मैक्सिमा सुनने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यही टाइम पास है और क्या, यही तो बात है, यही है क्विंक ट्यूब। अब सोच, अब इस पे सवाल देख कितना है, क्या पूछा? गणित। ये देख सवाल क्या कह रहा, क्या कह रहा, पढ़ सवाल पढ़। Figure shows a tube structure in which a sound signal is sent from one end and is received at other end. The semicircular part has radius 20 centimeter.
सेमी सर्कुलर पार्ट का रेडियस कितना है? 20 सेंटीमीटर। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, पेपर पेन छोड़ दो। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड सोर्स कैन बी वेरीड इलेक्ट्रॉनिकली बिटवीन 1000 से लेकर 4000। साउंड सोर्स की फ्रीक्वेंसी तुम 1000 से 4000 के बीच में वेरी करा सकते हो। तुमसे कह रहा फाइंड द फ्रीक्वेंसीज एट विच द मैक्सिमा ऑफ इंटेंसिटी आर डिटेक्टेड। बताना है तुमको किस रेंज पर, किस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पर तुमको मैक्सिमा देखने को मिलेगा। तो सोचो पहली बार मैक्सिमा कब देखने को मिलेगा? जब पार्ट डिफरेंस कितना होगा? 0। जब पार्ट डिफरेंस कितना होगा? 0। क्लियर है? क्या 0 पार्ट डिफरेंस संभव है? नहीं। देख दोनों का पाथ बराबर है कि अलग अलग है? लेंथ अलग अलग हो गया ना, इसी वजह से L2 माइनस L1 पढ़ा रहा था। खच्चर गए। तो डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा। डेल्टा एक्स बराबर क्या? एन लैम्डा। मैक्सिमा बनेगा, मान लो पहला मैक्सिमा बना तो डेल्टा एक्स बराबर क्या लिखोगे? लैम्डा। दूसरा बना तो 2 लैम्डा, तीसरा बना तो 3 लैम्डा, सेंट्रल बना तो 0। यही तो है। तो यहां देख पार्ट डिफरेंस कितने का? पार्ट डिफरेंस कितने का? ये कितना लेंथ है और ये कितना लेंथ है? क्या ये 40 सेंटीमीटर है? और ये कितना है? अरे पाई आर ना, 40 इंटू 3.14। अरे क्लियर है? सोच मैं क्या लिखूं? कौन सा लेंथ बड़ा है? पाई आर माइनस 2r बराबर क्या? एन लेमडा लिख लूं। मैक्सिमा तभी तो मिलेगा यार, यही तो मिलेगा। साउंड की स्पीड दे रखी है, साउंड की स्पीड दे रखी है। एफ बराबर क्या होता है? हो एफ बराबर क्या होता है? वी बाई लैम्डा। वी कितना है? हो 340। लैम्डा कितना है? हो लैम्डा कितना है? पाई आर माइनस 2r डिवाइडेड बाई एन। एन क्या ऊपर चला जाएगा? तो फ्रीक्वेंसी बराबर एन। और यहां पे कितना? कौन सा? क्या चीज? 40 इंटू क्या? अच्छा वो, अरे तो अभी ठीक है, अभी पाई आर यहाँ है ना, अभी वैल्यू रख लेंगे। पाई कितना है? पाई कितना? ये 340 हो गया। 340 मीटर पर सेकंड है ना। पाई कितना? 3.14। रेडियस कितना? 0.2 माइनस 0.4। और समझे कि नहीं? पक्का? इसको सॉल्व करो जरा, बताओ कितना आ रहा है। तो सॉल्व करो, कैलकुलेटर यूज कर लो, फट से बताओ। 340 3.14, 3 दूना 6, 0.2, 3 दूना 6, 0.2, 18 दूना 36, 1300। पूरा पूरा सॉल्व करो। 340 को इससे डिवाइड करो। ये 0.6 आ रहा है क्या? 340 डिवाइडेड बाई 0.6, 0.6। हाँ तो 6/3400 छछा के 3600 कितना आ रहा है? पहला वाला कितना आ रहा है यहाँ पे? ये कितना आ रहा है? 0.2, 0.6। 0.6 कैसे आएगा यार? 3 दूना 6, हाँ 0.6, 0.28 कुछ करके आएगा। बताओ पूरा रिजल्ट बताओ कितना आ रहा है? हाँ 0.228, 228। अब 340 को 0.228 से डिवाइड करो। हाँ कितना? मारा मुक्का मुंह फूट जाए, जोड़ घटाना गुड़ा भागना करे होता है दादा। हाँ 1491, हाँ सही है। ये कितना हो जाएगा? n इंटू 1491, तो 1490 मान लो मोटा मोटा। अब जैसे हम तुमको डेटा दिए हैं तो तुमको ऐसे कॉम्प्लेक्स डेटा मिला है। पाई आर की वैल्यू, यही तो कैलकुलेशन ही तो कॉम्प्लेक्स है। ये बताओ कंसेप्चुअली इसमें क्या कठिन था? जब से हम साउंड पढ़ना शुरू किए हैं तब से हम एक ही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एफ बराबर वी बाई लैम्डा, और घूम फिर के हमको क्या निकालना है? लैम्डा। अरे क्लियर है? रस्सी में रस्सी की इफेक्टिव लेंथ देख के लैम्डा निकाल रहे हैं, ऑर्गन पाइप में ऑर्गन पाइप का लेंथ देख के लैम्डा निकाल रहे हैं। उतना ही है कुछ, समझ आया? कितना आया? 1490। तुमसे क्या पूछा है? फाइंड द फ्रीक्वेंसीज एट विच द मैक्सिमम ऑफ इंटेंसिटी डिटेक्टेड। कहां से कहां तक फ्रीक्वेंसी वेरी कर रही है? 1000 से 4000। पहले कहां मिल गई? 1490 पे। दूसरी कहां मिलेगी? n बराबर 1 और दूसरा n बराबर 2, तो 14 दूना 28। तीसरा 42, 42 है, पॉसिबल है?
42 पॉसिबल है नहीं, 1000 से 4000 ही तो है। क्या बात करते हो यार तुम लोग, दमदार सवाल है भाई ये, समझे कि नहीं? कुछ नहीं है, अभी वेव ऑप्टिक्स पढ़ोगे तो सब और हल्का लगने लगेगा। देखो जब भी मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करेगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डिटेक्टेड, तो अपने दिमाग में क्या बात चलेगी? मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डिटेक्टेड, तो अपने दिमाग में चलेगा डेल्टा एक्स नाम का एक पाथ डिफरेंस है जो किसके बराबर होगा? एन लैम्डा। किसके बराबर? N। अगर दोनों लेंथ बराबर है तो वो हो जाएगा जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। अगर लेंथ बराबर नहीं है तो अपन उसको रख लेंगे एन लैम्डा। क्या रख लेंगे? एन लैम्डा। तो एक मैक्सिमा अगर एन लैम्डा पे मिला है तो अगला वाला कब मिलेगा? एन प्लस वन लैम्डा पे। अब एन लैम्डा अगर 3 लैम्डा हुआ तो एन प्लस वन तो 4 ही लैम्डा हुआ ना? नहीं आ रहा है? आ रहा है? हाँ, बस इतनी ही बात है और कुछ है नहीं सवाल में। अब इसके बाद अगला टॉपिक क्या? दिस इज द लास्ट टॉपिक दैट इज नोन एज बीट्स। सुनो, कुछ होता नहीं है, कुछ पढ़ना ही नहीं अपने को बीट्स में, ठीक है ना? दुनिया भर की गड़ी तोड़ी लगती है लेकिन उतने की कोई जरूरत है नहीं। सोचो बीट्स में क्या है? बीट्स में क्या है? जब दो वेव्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सुपर इंपोज करते हैं। क्या भाई? जब दो वेव्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी की एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करती हैं तो क्या बनता है? बीट्स। तो y1 अगर हम लिखें तो हम कह रहे हैं कि दो वेव्स हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है, थोड़ा गणित आसान हो जाता है, तो इसको लिख लेते हैं a साइन ऐसे 2 पाई f1t, 2 पाई f1t, और y2 बराबर लिख लेते हैं क्या? a साइन 2 पाई f2t। अरे क्लियर है? जब ये दो वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज करती हैं तो क्या दोनों को जोड़ दोगे? अरे बोलो हाँ कि ना यार? y1 प्लस y2 दैट इज इक्वल टू y, और ये बराबर किसका? a को कॉमन कर लें, यहां क्या बचा? साइन 2 पाई f1t प्लस साइन 2 पाई f2t। फिर से फॉर्मूला याद रहेगा किसका? साइन c प्लस साइन d, सबसे पहला वाला था सासू चोर, खत्म हो गया। तो 2a सासू चोर मतलब पहले साइन आएगा, साइन 2 पाई f1 प्लस f2 बाई 2 इंटू टी, यही तो लिखोगे? लिखोगे ना? इंटू कॉस 2 पाई f1 माइनस f2 बाई 2 इंटू टी, यही तो लिखोगे? क्या 2 से 2 कट जाएगा? यहां भी 2 से 2। क्या मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो तुमको बुरा लगेगा? कॉस कॉस पाई f1 माइनस f2t और इंटू साइन पाई f1 प्लस f2 बाई 2, तो 2 कट गया इंटू टी। अब तुम सोचोगे क्यों अरेंज किया? पहली वेव किसके फॉर्म में थी? साइन के। दूसरी वेव भी, तो तीसरी वेव भी साइन के फॉर्म में रहनी चाहिए। क्लियर है ना? ये जो हिस्सा है ये निर्धारित करता है कि कब आपको बीट सुनाई देगी और कब आपको बीट सुनाई नहीं देगी। तो जो सुपर पोजिशन होता है बीट्स का वो कुछ ऐसे देखने को मिलता है, इस तरह से। अरे बात समझ रहे हो? दोनों की फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है, तो जो रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी बनती है वो बनती है f1 प्लस f2। क्या बनती है? f1 प्लस f2, दोनों की फ्रीक्वेंसी जुड़ जाती है। ठीक, बीट्स क्या है? बीट्स तुमको ज्ञान देता है कि कितने नंबर ऑफ साउंड्स बजने के बाद दो म्यूजिक्स एक साथ ओवरलैप कर रहा है। दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है ना, मान लो तुम सिंपल सी बात सोचो, दो पेंडुलम है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है ना? है ना? अगर हम दोनों को एक साथ एक फेज में ऑसिलेट कर दें तो क्या उनके बीच में कोई डिफरेंस आएगा? नहीं, दोनों एक साथ जाएंगे, एक साथ आएंगे, सिमेट्रिक दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? दिखेंगे ना? भले ही एम्पलीट्यूड अलग अलग कर दो, भले ही एम्पलीट्यूड अलग अलग कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी। इफेक्टिवनेस किसकी है? एल की ना, लेंथ की ना। ग्रेविटी तो चेंज होगी नहीं, ग्रेविटी तो चेंज होगी नहीं। अरे क्लियर है ना? मैं दो पेंडुलम लिया, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ सेम, मैं एक को थोड़ा सा एम्पलीट्यूड से छोड़ा, एक को ज्यादा एम्पलीट्यूड से छोड़ा, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम होगा कि अलग अलग? फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम। समझो यार, कॉन्सेप्ट नहीं समझते यार तुम लोग, नहीं तो कभी तुमको ये समझ नहीं आएगा यार। बहुत ध्यान से सुनो, मान लो हम यहां से एक दो पेंडुलम, दो बॉल लटका दिए, दोनों एकदम बराबर लेंथ की रस्सी से लटके हुए हैं। एक को हमने 2 डिग्री डिस्प्लेस करके छोड़ा और एक को हमने 4 डिग्री डिस्प्लेस करके छोड़ा।
क्या दोनों एसएचएम परफॉर्म करेंगे? दोनों को एक साथ छोड़ा साइमल्टेनियसली, तो क्या दोनों अपने एक्सट्रीम पर साइमल्टेनियसली जाएंगे कि अलग अलग? क्योंकि t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई, क्या इसका कहीं चर्चा हुआ कितना डिस्प्लेस करके छोड़े हो? नहीं। पता नहीं मैं क्या पढ़ा रहा हूं, पता नहीं तुमको क्या समझ आ रहा है, गधेड़े। समझ आ रहा है? अब सोच, दो पेंडुलम लिया, दोनों में कुछ फेज डिफरेंस क्रिएट कर दिया, मतलब एक का टाइम पीरियड अलग है, दूसरे का टाइम पीरियड अलग है। तो सोच, एक सवाल कराया था, पता नहीं याद होगा कि नहीं याद होगा, कब दोबारा से सेम फेज में आएंगे? कराया था ना? कराया था ना? पक्का ना जी? यस सर। तो उसमें क्या हुआ था कि मान लो 2 रिपीटिशन, 3 रिपीटिशन, 4 रिपीटिशन के बाद फिर से दोनों सेम फेज में आते थे ना, तो वो जो गैप्स है ना, उसी को बोलते हैं नंबर ऑफ बीट्स। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ बीट्स। तो जैसे मान लो मेरा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है 5, या मान लो 10 हर्ट्ज, कितना है? और बीट फ्रीक्वेंसी मेरी है 2। बीट फ्रीक्वेंसी मेरी कितनी है? 2। तो मेरी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जिस दूसरे के रिस्पेक्ट में, जिस दूसरे साउंड के रिस्पेक्ट में मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, या तो उससे 2 ज्यादा होगी या तो उससे 2 कम हो। यही है बीट। बात समझे ना? उसी को लिखा जाता है F1 माइनस F2। कब है? अच्छा रुक, बता रहा हूं। बीट फ्रीक्वेंसी दैट इज रिटन एज F1 माइनस F2। ठीक है ना? सोच, अगर F1 ज्यादा है और F2 कम है तो वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। F1 कम है, F2 ज्यादा है, तो वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो गई तुम्हारी, सोर्स फ्रीक्वेंसी कम हो गई। पॉजिटिव का मतलब सोर्स फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। भाई इतनी सी बात है यार। हम सिंपल सी बात तुमसे कह रहे हैं कि ये जो F2 माइनस F1 माइनस F2 तुमको दिख रहा है, ये वो वाला गैप है, पेंडुलम वाला। और बात समझ रहे हो ना? दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, दोनों का ऑसिलेशन का टाइम पीरियड अलग अलग है। तुमको एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ साउंड्स, एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ साउंड सुनने के बाद 2 वेव्स का ओवरलैप्ड साउंड सुनाई दे रहा है। बात समझे ना? जिस बीट पे गाना लिखा जाता है, ये वही बीट है। जब सिंगर गाना गाता है तो वो पता है, उसको पता है कि कहां म्यूजिक खत्म हो रहा है, अरे हो रहा है, और कहां से मुझे गाना शुरू करना है। कैसे पता है? सुन रहा है ना? सुन रहा है, उसको पता चल रहा है कि एक जगह जब ये 2 म्यूजिक्स ओवरलैप कर जाएंगे तो मुझे अपना गाना शुरू कर देना। वो बोलते हैं बीट। अरे बात समझे ना? क्योंकि अलग अलग साउंड्स आ रहे हैं तो सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। क्लियर है? अब मान लो हम ऐसे ड्रम धड़ाधड़ धड़ाधड़ बजा रहे हैं, तुम उधर वायलिन बजा रहे हो, और उनका कोई क्रोनोलॉजी नहीं है, तो तुमको अच्छा लगेगा सुन के? नहीं। वही बीट्स हैं जो तुमको अच्छा फील कराती है। बात समझे ना? सेम फ्रीक्वेंसी नहीं। जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी के 2 साउंड्स एक क्रोनोलॉजी में आते हैं, एक साथ ओवरलैप करते हैं, और जब आपको एक स्पेसिफिक साउंड सुनाई देता है, उन दोनों का जो रिजल्टेंट साउंड है वो सुनाई देता है, तो आपको वो जो नॉइज है वो सूदिंग म्यूजिक में कन्वर्ट हो जाता है। इतनी सी बात है, यही है बीट। बीट फ्रीक्वेंसी बस इतनी सी बात बताता है तुमको कि जो भी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, अगर तुम किसी दूसरी फ्रीक्वेंसी के साथ सुपर इंपोज कर रहे हो, क्लियर, तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी जितना डिफरेंस है, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी दूसरे वाले से उतनी ज्यादा हो सकती है या उतना कम हो सकती है। जैसे हम कहें 5 बीट्स पर सेकेंड, क्या भाई 5 बीट्स पर सेकेंड, तो मेरी फ्रीक्वेंसी मेरे रिस्पेक्टिव सोर्स से 5 ज्यादा होगी या 5 कम होगी। यही है बीट, बस इतना ही जानना है तुमको, और कुछ नहीं पढ़ना बीट से। अदरवाइज हम पीएचडी कराने बैठे तो हम ये भी निकलवाएं कि कब हमको मैक्सिमम साउंड सुनाई देता है, कब हमको मिनिमम साउंड सुनाई देता है, कोई मतलब नहीं। इधर देखो, सवाल देखो क्या कह रहा है, सुनो। कह रहा है 2 साउंड वेव्स विथ वेवलेंथ 5 मीटर एंड 5.5 मीटर, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली, ईच प्रोपोगेट इन अ गैस विथ वेलोसिटी ऑफ, कितनी वेलोसिटी से? 330 मीटर पर सेकेंड। वी एक्सपेक्ट द फॉलोइंग नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड। कितने बीट सुनोगे? क्या पहले वाले से F1 निकालोगे, दूसरे वाले से क्या निकालोगे? F2 निकालोगे। तुमको करना क्या है? F1 माइनस F2 करो। F1 कितना? F1 कितना हो? V बाई लैम्डा ना, तो 330 बटे 5, तो कितना हो गया? 5 छके 30, 5 छके 30, 66। अरे सही लिखे है ना? अच्छा F2 क्या? F2 कितना हो? 330 डिवाइडेड बाई 330 डिवाइडेड बाई कितना? 5.5, 55। अरे 5.5 ना, तो 3300 बटे 55 हो जाएगा। हो 11 33, 60 हो जाएगा क्या? 60, F2 हो गया 60। तो कितना बीट्स पर सेकेंड? 6। तो आंसर क्या होगा? 6 बीट फ्रीक्वेंसी।
टाइम पास करना हो तो दुनिया भर का टाइम पास है, जब कभी पूछा ही नहीं गया आज तक तो पूछा भी नहीं जाएगा। F2 माइनस F1 कितना भाई, कितना 66 माइनस 60, ये तो करोगे, तो इसको F1 माइनस लिख लो, F1 माइनस F2 कितना है वो 6, ठीक है ना। हाँ, 6 से आगे बढ़ो। ये देखो कह रहा थ्री साउंड वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड है फ्रीक्वेंसीज कितना, न्यू माइनस वन, न्यू एंड न्यू प्लस वन। दे सुपर इम्पोज गिव बीट्स, द नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड विल बी, कितना नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है v प्लस वन, सबसे कम कितनी है, उसके बीच की फ्रीक्वेंसीज तो आपको सुनने को मिलेंगी ही, मिलेंगी ना। तो बीट्स का डिफरेंस, बीट्स क्या होगा, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम कितना है v प्लस वन, मिनिमम कितना है, डिफरेंस कितना आएगा, कितने का, 2 का, खत्म आंसर। 2 क्या किए हो बीट फ्रीक्वेंसी के लिए, न्यू माइनस वन प्लस, अरे वही न्यू है भाई, वो v बना हुआ है यार, फ्रीक्वेंसी न्यू से डिनोट करता है, माइनस ऑफ न्यू माइनस वन, क्या -2 आया, अरे आया ना, तो बीट फ्रीक्वेंसी, बीट इज अ काउंटिंग, उसको प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है। हाँ देखो ये कह रहा है 2 वायर्स आर फिक्स्ड ऑन अ सोनोमीटर, देयर टेंशंस एंड देयर लेंथ आर इन द रेशियो, अभी रुक के इधर देखो, ये बताओ, ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेटिंग विद सोनोमीटर हैविंग 20 सेंटीमीटर वायर प्रोड्यूसेस 5 बीट्स पर सेकेंड, कितना प्रोड्यूस कर रहा है, कितना बीट्स भाई, 5 बीट्स कितनी देर में, 1 सेकेंड में। द बीट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज चेंज, अगर तुमने लेंथ ऑफ वायर चेंज किया है भाई, फॉर्मूला क्या है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है, वी बाई लैम्डा, और लैम्डा को तुम किसके टर्म में लिख रहे हो, एल के टर्म में, तो या तो फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे या तो लेंथ चेंज करोगे, तुमने फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज की है, ट्यूनिंग फॉर्क वही है, देखो कह रहा द बीट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज चेंज टू 21 सेंटीमीटर, तुमसे कह रहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क मस्ट बी, ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, समझ के बताना है सवाल, समझ के सवाल बताना है, सोचो सोचो क्या हो रहा है। सोनोमीटर एक तरह का, गिटार देखे हो, गिटार समझते हो ना, वैसे ही एक तरह का बहुत पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता था, जिसमें क्या होता था, गिटार बनाने के लिए जैसे उसमें टाइट करने वाला होता है ना, टेंशन डेवलप करने के लिए, गिटार में होता है ना टेंशन डेवलप करता, तो पहले ऐसे टेंशन डेवलप करने के लिए नहीं होता था, तो लोग क्या करते थे, तार लेते थे, लकड़ी के ऊपर से पास कराते थे और नीचे वेट लटका देते थे, वेट लटका दोगे तो तार तो टाइट हो जाएगा ना यार, समझे ना। तो कई बार उसको फिर धीरे धीरे मैकेनिकली चेंज किया गया, उसको पाइप के अंदर ही डाल देते थे वेट को, क्लियर है, वेट में स्प्रिंग बैलेंस लगा देते थे, वेट खिंचता था, तार टाइट हो जाता था, धुन अलग अलग निकल कर आती थी, वही सोनोमीटर था एक तरीके से वायलिन। इसमें जो वेट लटकाया जाता है उसका बेसिक सा काम टेंशन बढ़ाना है, ठीक है ना। सोनोमीटर मतलब तुम समझो एक वायर है, कह रहा ट्यूनिंग फॉर्क इज वाइब्रेटिंग विद सोनोमीटर, ट्यूनिंग फॉर्क का सोनोमीटर के वाइब्रेशन के साथ क्या मतलब है, कि हमने एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया और उसको उठा के तार के ऊपर रख दिया, देखो ऐसे सोनोमीटर होता है, ये सोनोमीटर का एक डिब्बा होता है ऐसे, यहां पे रस्सी फिक्स होती है, यहां से ऐसे एक सपोर्ट लगा होता है, यहां पे एक ऐसे मूवेबल सपोर्ट होता है, और यहां पे ऐसे पुली जा रही होती है, इस पुली से एक डिब्बा लटका होता है, ये वेरिएबल वेट होता है, जैसे वेइंग मशीन उसमें होता है ना, जिम में होता है ना, उसी टाइप का सेटअप है ये। अब क्या होगा, इसमें वेट बढ़ाओगे तो रस्सी में टेंशन बढ़ेगा, ये तुम्हारे पास ट्यूनिंग फॉर्क है, उठाए और उठा के तार के ऊपर रख दिया ट्यूनिंग फॉर्क को, तो क्या तार वाइब्रेट करेगा, अरे ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट कर रहा है तो क्या तार भी वाइब्रेट करेगा, और जब वाइब्रेट करेगा तो साउंड प्रोड्यूस करेगा, अरे गिटार से साउंड वाइब्रेशन की वजह से ही तो निकलता है, वही है। और सोचो कह रहा है कि ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेटिंग विद सोनोमीटर हैविंग 20 सेंटीमीटर वायर प्रोड्यूसेस 5 बीट्स पर सेकेंड, उसके बाद कह रहा है द बीट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज चेंज टू 21 सेंटीमीटर। सोचो अगर मैं 21 सेंटीमीटर तक लेंथ के वायर की लेंथ को बढ़ा दिया तो मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कि घटेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी कि घटेगी, बढ़ेगी घटेगी, घटेगी ना, अरे लेंथ बढ़ा है तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, लेंथ बढ़ा है तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, लेंथ घटा है तो फ्रीक्वेंसी नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो जो पहली बार फ्रीक्वेंसी सुनने को मिलेगी वो ज्यादा होगी या कम, और दूसरी बार, तो एक में होगा अपने पास फ्रीक्वेंसी f+5 और एक में क्या होगा f-5, होगा कि नहीं होगा, f+5 किस में होगा, पहले वाले पर,
पहले वाले का लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर ना। अच्छा, एफ का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो होता है। अरे क्लियर है, फिक्स एंड है भाई। अरे है कि नहीं है? तो सिंपल सी बात समझो, एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल और नॉट। अरे है कि नहीं है? जब +5 कर रहे हो तो तुम्हारे वायर की लेंथ कितनी है? 20। तो वो 20 नीचे आएगा कि ऊपर? ऊपर। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। और यहां क्या आ जाएगा? प्लस। अरे हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। कितना? 20F माइनस प्लस 100 बराबर कितना? 20F माइनस 105। अरे क्लियर है क्या? तो मतलब F बराबर कितना? 205। F बराबर कितना हो? 205। इस सोर्स का फ्रीक्वेंसी। अब इसमें सोचने वाली बात क्या थी? एक बात कि हम F+5 कहां करें और F-5 कहां करें। मेरी फ्रीक्वेंसी वही है, मेरी फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं हो रहा है, बस किसमें चेंज हो रहा है? बीट्स में। किसमें चेंज हो रहा है? जब मैं 20 सेंटीमीटर पे हूं तब फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, या जब मैं 21 सेंटीमीटर पे हूं तब? तो मेरी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कुछ एफ थी। अरे थी ना। वायर वाइब्रेट कर रहा था, हम सोनोमीटर पे उठा के ट्यूनिंग फॉर्क को रखे। हम देख रहे हैं कि जो रेजोनेंस की सिचुएशन क्रिएट हो रही है ना, वो या तो +5 पे हो रही है या तो -5। समझ रहे हो ना? +5 पे हुई जब 20 पर थे। लेंथ बढ़ाओगे, लेंथ बढ़ाओगे तो फ्रीक्वेंसी घटेगी ना। अरे क्लियर है? और -5 कब हुआ? 21 पे थे। पल्ले पड़ा। और 20 से लेके 21 के बीच में आपको कहीं रेजोनेंस देखने को नहीं मिला, कहीं कोई साउंड सुनने को नहीं मिला, और मिला भी तो बहुत डिमिनिश्ड साउंड। अरे बात समझे ना? जैसे उसमें देखा होगा कि जो गिटार वाली, पता नहीं तुम लोग को पता है इतना कि नहीं, गिटार में रस्सियां लगी होती है ना, जो स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, ऊपर मोटी होती है और धीरे 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 पतली होती जाती है। जितनी पतली होती है क्या उतना शार्प साउंड सुनाई देता है? टक से करके छोड़ दो। जो मोटी वाली रोप्स होती हैं उनके वाइब्रेशंस जल्दी कम हो जाते हैं, और पतली वाली के वाइब्रेशंस देर में कम होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें टेंशन ज्यादा है। अरे क्लियर है ना? पतली वाली रस्सी में टेंशन कम है। अरे मतलब पतली वाली में ज्यादा है, मोटी वाली में कम है, इसी वजह उल्टा हो गया था। तो ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन। क्या यहां तक मोटा मोटा हिसाब क्लियर हो रहा है? चले आगे बढ़ जाए, अगले हिस्से पे चलते हैं। ये पढ़ो, कह रहा सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी V given by 5 beats per second when sounded with a frequency of 200 hertz. The second harmonic of the source gives 10 beats when sounded with a source of frequency 420 hertz. The value of V is. पहले तुम कितना हर्ट्ज है? न्यू है ये फ्रीक्वेंसी को, इसे V टाइप हो गया, इट इज न्यू। फ्रीक्वेंसी का मतलब न्यू या F, जो भी समझो। सोचो क्या कह रहा है, सोचो भाई क्या कह रहा है। A source of frequency nu gives कितना? 5 beats when sounded with a frequency of 200 hertz. यही तो है 200 hertz। कितने से साउंड किया गया है? 200 hertz से। तो तुमको कितना बीट सुनने को मिला है? 5। अब तुम क्या करो, द सेकेंड हार्मोनिक ऑफ सोर्स गिव्स 10 beats when sounded with a frequency of 420 hertz। ठीक है ना? जब 200 हर्ट्ज से दिए हो तो कितना बीट सुनने को मिला है? 5। A second harmonic of source gives 10 beats when sounded with a source frequency of 420 hertz. The value of nu is, value of nu is C 205। कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है। वहां कितने का डिफरेंस है? 5 का। यहां कितने का है? 10 का। कितने का है? 10 का। क्लैरिटी है ना? तो तुमसे देखो पूछा है कि जब तुम पहले वाले की बात करोगे तो पहले वाले की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? भाई 200 हर्ट्ज की तो बाहर से फ्रीक्वेंसी आई ना। मेरी फ्रीक्वेंसी क्या है? जो 200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आई वो कितने बीट्स दे रही है? 5। कितनी दे रही है? तो मेरी फ्रीक्वेंसी या तो 200 + 5 होगी या 200 - 5 होगी। अरे ठीक है ना? 200 + 5 कितना हुआ? 205। और यह कितना हुआ? 195। लेकिन इसमें एक कंडीशन जोड़ दी। क्या कंडीशन जोड़ दी? कि जब तुम सेकेंड हार्मोनिक पर 420 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हो तो कितने बीट सुनने को मिल रहे हैं? 10 ना। तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी उस समय कितनी होगी? 420, 410 या 430? 430। 410 नहीं हो सकती है, 430 से 410 के बीच में। तो देखो जब दूसरी कंडीशन पे आओगे तो F बराबर 1 कितना हो गया?
लेकिन ये एफ होगा कि 2f होगा? अरे 2f हो गया ना। अरे सेकेंड हार्मोनिक की बात कर रहा है ना, तो क्या हो गया 2f। 2f बराबर कितना? 410 प्लस 10, या 2f बराबर कितना? 410 माइनस 10, तो ये कितना हो गया? 430। और ये कितना? 400। अच्छा 420 लिखा है यहाँ पे, सॉरी सॉरी सॉरी। 420 माइनस 10 बराबर कितना हो? 410। 420 प्लस 10 बराबर कितना हो? 430। तो कितना हो गया? अरे एफ बराबर यहां से कितना निकल के आएगा? या तो 105 निकल के आए, 205 निकल के आएगा, या एफ बराबर क्या निकल के आएगा? 215। दोनों में कॉमन क्या है? इसमें 195 फिट होगा? नहीं। 205 फिट होगा? यस सर, तो 205 इज द राइट आंसर। ये कंसेप्चुअली साउंडिंग है, समझे? अब आओ इस सवाल पे, कुछ है नहीं वैसे, ध्यान से पढ़ना, खूब रेशियो दिया हुआ है। कह रहा 2 वायर्स आर फिक्स्ड ऑन अ सोनोमीटर, देयर टेंशंस आर इन द रेशियो ऑफ 8:1। टेंशन का रेशियो कितना है? 8/1। लिखते चले जाओ। T1/T2 बराबर कितना? T1/T2 बराबर कितना? 8/1। देयर लेंथ आर इन द रेशियो L1/L2 कितना दे रखा है जी? 35/36 की 36/35? 36/35। और क्या दिया हुआ है? डायमीटर्स इन द रेशियो D1/D2 कितना? 4/1। एंड डेंसिटीज ρ1/ρ2 कितना? 1/2। इफ द नोट ऑफ हायर पिच हैज फ्रीक्वेंसी 360 हर्ट्ज, कौन सी फ्रीक्वेंसी है ये? अरे फ्रीक्वेंसी है ना, 360 हर्ट्ज दिया हुआ है ना। ये F1 है कि F2 है? सोच के बताना। इफ द नोट ऑफ हायर पिच हैज फ्रीक्वेंसी 360 हर्ट्ज, कैसे बतावे? द फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट प्रोड्यूस्ड, हायर पिच है ना, तो मैं कौन सा F1 लिखूंगा कि F2? F1 की F2? F1 की F2? हाँ, जो दिया है वो हमको क्या दिया है? F2। कैसे पता चलेगा हमको? हायर नहीं रहेगा था, अभी L1/L2 36/30 35/36 लिख देते तब। जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी। किसका लेंथ ज्यादा है? L1 ज्यादा है कि L2? L1 ज्यादा है, तो उसका फ्रीक्वेंसी। इसी बस इसी बात के लिए सवाल लेके आए थे, और इस सवाल में कुछ नहीं। कौन ज्यादा है, L1 की L2? L2 ज्यादा है। L1 ज्यादा है ना, फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा है? तो हायर फ्रीक्वेंसी किसकी होगी? F2 की। कितनी होगी? 360 पर सेकेंड। नहीं आया? अरे आया, 360 पर सेकेंड। पक्का जी? सोच लीजिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? अब क्या करना है? एफ का फॉर्मूला, अरे रस्सी है वायर, रस्सी वायर में फॉर्मूला क्या होता है? वी की जगह √T/μ हो जाता है ना। तो यहाँ 1 बाई, क्या जो भी लिखो, बेसिक एल लिख लो, 12 लिख लो, 1/12 √T/μ। लेकिन इसको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि रो दिया हुआ है। म्यू की जगह क्या लिख लोगे? रो इंटू ए। रो इंटू ए कैसे? डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम को क्या एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हो? M/L क्या हो जाएगा? म्यू बाई ए, दैट इज इक्वल टू रो। तो म्यू इक्वल टू कितना? रो इंटू ए। म्यू बराबर कितना? रो इंटू ए। अब सोच, तो अगर हम लिखे F1/F2 बराबर 1/12, इसको क्या L1/L2 के L2/L1? L2/L1 इंटू अंडर रूट ऑफ T1/T2 इंटू ρ2/ρ1 इंटू A2/A। सब दिया हुआ है क्या? सब दिया हुआ है। सोच, बोल F1 कितना दिया? F2 L2/L1 35/36 इंटू T1 8/1 √2/ρ1 2/1 A2/A1। ये D1/D2 दे रखा है ना, तो 4/1 ना, तो डायमीटर का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो 1/16 कट गया क्या? 36 से 10 हो गया क्या? तो F बराबर कितना हो गया? 350। तो डिफरेंस कितने का है? 10 है। नहीं आया? आया ना जी? सारा गेम इसमें यही था कि अपने को चेक करना है कि F2 है कि F1 है।
अरे ठीक है भाई साहब, पक्का जी। यस। अब हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, दो चीज आपको पढ़ के आना है, मतलब खुद से पढ़ के आइएगा। क्या नाइन्थ क्लास में पढ़ाया जाता था? लाउडनेस, पिच, टिम्बर, सब थ्योरेटिकल स्टेटमेंट्स हैं। और एको, समझ रहे ना? ये चार डेफिनेशन है, इनको पढ़ के आइएगा, 2 मिनट लगेगा, इनको एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन करके आगे बढ़ेंगे और शॉर्ट नोट्स किसी रैंडम दिन बना लेंगे। अभी बना लें, कल पढ़ के आओगे वेब्स पूरा? अरे पढ़ के आओगे? चल, लास्ट के आधे घंटे पहले अपन पढ़ेंगे और लास्ट के आधे घंटे में नोट्स बना लेंगे, ठीक है ना? तो मोटा मोटा अब हम 11th को अलविदा कह सकते हैं क्या? हाँ अभी रुको, करेंगे, वो भी करेंगे। गुड बाय 11th ना, सी यू लेटर। अरे क्लियर है ना? अरे मिलेंगे ना? अरे पक्का ना भाई? हाँ, ऐसे थोड़ी 11th को छोड़ देंगे यार, यही सिलेक्शन कराएगा। 12th आसान है। हाँ हाँ, छोड़ना नहीं है। मतलब फिलहाल 2-4 दिन अपने आप को खुश करने के लिए गुड बाय बोला है इसको। अगले साल फिर पड़ेगा। लग तो ऐसे रहा है सर, अभी तक तो ऐसे ही आसार नजर आ रहे हैं मेरे। चल भाई, तो मिलते हैं। एक मतलब एक पड़ाव हमारा पार हुआ। हाँ, पार्टी मिल जाएगी, पार्टी मिलेगी, पार्टी मिल जाएगी। आज ही, अभी राघवेंद्र आए, कल भी बोले थे, लेकिन कल या वो बोला कि सर इतने समोसे मैं अब अवेलेबल नहीं करा पाऊंगा, उसका जो समोसा बनाने वाला सामान था वो खत्म हो गया। क्या क्या खाओगे? 15 रुपए के बजट में बताओ क्या खाओगे? पेटीज? क्या चीज? अरे सुनो तो यार, बैठो यार तुम लोग। हाँ, और खाओ। अच्छा सोचो, जो भी मंगाएंगे वो 600 मंगाएंगे। 600, 600 पीस। अब 600 पीस के हिसाब से जोड़ के बताओ। 15 या 45, चौको 60, 55, 56, 90, 9,000 रुपया। कौन? 7,000 कर दिए थे उसने? अरे भाई साहब, क्यों भाई? क्यों भाई, क्या बात है यार? चलो फिर हाँ, अरे सुनो, बच्चा बच्चा बस, अच्छा ठीक है, अभी अभी आते हैं उस पर। हाँ, उतने में तो हम टेंट हाउस लगा ब्याह करवा देंगे एक ठो। ए सुनो, काशी ब्याह करोगे? बैठ, सुनो 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 सुनो, देखो बच्चा, नीट की तैयारी में, सुनो तो, नीट की तैयारी में एक पड़ाव पार हुआ, अगला पड़ाव, अबे रुक तो, शायरी वारी नहीं बोलता यार मैं। अगला पड़ाव आएगा 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच में। अब इस बीच में तुम अपने 11th क्लास को कैसे रिवाइज करोगे, ये तुमको सोचना है, ठीक है ना? सुनो तो, मैं मंडे से एक छोटी सी वाईटी सीरीज लेके आ रहा हूं, जिसमें मैं पूरी फिजिक्स कराऊंगा हर चैप्टर 40 मिनट में। 40 मिनट से 45 मिनट में हर चैप्टर, मतलब वो 45 मिनट होंगे जिसको अगर तुम पूरा चैप्टर पढ़ लिए, मतलब वो 45 मिनट देख लिए, तो तुमसे डायरेक्टली सवाल बनने लग जाएंगे, ठीक है ना? फॉर्मूला 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 फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन, ऐसे नहीं कि केवल फॉर्मूला लिख दिया, नहीं, उस फॉर्मूले का बेसिक एप्लीकेशन क्या है, उससे किस तरह के सवाल बनते हैं, इसके साथ मंडे से। हाँ वाईटी पे,
वाईटी पे लाइव नहीं होगा, इट विल बी कंप्लीटली रिकॉर्डेड। हाँ, यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर मंडे से रिकॉर्डेड, वही सुबह 9-10 बजे के करीब अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसको तुम क्विक रिवीजन के लिए प्रेफर कर सकते हो और यही करना ही है। हाँ तो अभी ठीक नहीं हुआ भाई, अभी रुके रहे, अभी है, अभी बहुत फेज है, आएगा जैसे ठीक हुआ। मैं मेहनत से नहीं भागता भाई, अपन लेबर लोग हैं, ठीक है ना, मेहनती लोग हैं, मेहनत करेंगे। सुनो, तुमको अब यहां से अपना रिवीजन करने के लिए अगर कोई चैप्टर पढ़ने की जरूरत पड़ जा रही है, अगर मान लो ऐसे 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर है, देन इट इज ओके। लेकिन अगर तुमको हर चैप्टर दोबारा पढ़ने की जरूरत पड़ जा रही है, तो वो थोड़ा फिर आप रिस्क में है। बात समझ रहे हैं ना। ऐसा हो कि सर पहला यूनिट डायमेंशन खोले सर, हरा हरा लग रहा था, कुछ आ ही नहीं रहा था, काइनेमेटिक्स नया नया लग रहा है सर, कैसे इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा ट्रिक, सब भूल गए। तो पूरे फिजिक्स में चैप्टर बाई चैप्टर, सुन तो ले भाई, इधर सुन ले, चैप्टर बाई चैप्टर जितने भी ट्रिक्स यूज होते हैं सवाल बनाने के लिए, उन सारी ट्रिक्स के साथ, ट्रिक्स कुछ नहीं होते, वो बकवास बात होती है, बट वही है कि ठीक है, एक रिजल्ट होता है जिस रिजल्ट से अपने सवाल बन जाते हैं, उन रिजल्ट्स पे थोड़ा काम कर लेंगे और ऐसा पढ़ेंगे कि 45 मिनट के अंदर हमारा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। अब उसका फायदा क्या होगा कि मान लीजिए हमने पहले दिन काइनेमेटिक्स पढ़ा या वेक्टर्स पढ़ा, 45 मिनट्स में हमने वेक्टर्स रिवाइज किया। आप एक हफ्ते में 3 से 4 स्लॉट निकालना, 45-45 मिनट, चुपचाप शांति से, और उस 45 मिनट के बाद आप कुछ मत करना, अपना मॉड्यूल खोलना, मॉड्यूल खोल के ऐसे नहीं क्वेश्चन नंबर 1 से लगाना शुरू कर दिया ना, टॉपिक बाई टॉपिक बाइफर्केशन है ना, हर टॉपिक से 2-2 सवाल बना लिए, आज 2 सवाल बना लिए, फिर कल 2 सवाल बना लिए, परसों 3 सवाल बना लिए, ऐसे करके बनाओ। अपने दिमाग को रिकॉलिंग वाले फेज में लेके जाओ कि उसको बार 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 रिकॉल करना पड़े कोई चीज, तो जब वो बार बार रिकॉल करेगा ना तो अपने आप याद हो जाएगा। बात समझे ना। तो अच्छी रिकॉलिंग पे जाओ, हो जाएगा। 12th क्लास बहुत आसान है, मॉडर्न पढ़ के तुमको ऐसा लगेगा कि यार क्या बात है, ऐसी पूरी फिजिक्स होनी चाहिए थी, इतनी आसान है मॉडर्न फिजिक्स, मतलब कुछ दिमाग ही नहीं लगाना यार। बात समझ रहे हो ना। ऑप्टिक्स बहुत आसान है भाई, बहुत आसान। कठिन तुमको बस एक जगह एहसास होगा, जब तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, वो भी बेसिक वाला आसान है। जब वो गॉस थ्योरम आती है ना, तो वो कभी कभार जैसे एक शेल के अंदर एक शेल डाल दिया, ठीक है ना, और थोड़े थोड़े, वो सब उन सब के पीछे आज तक तुम उन सब में बस एकमात्र कारण से प्रॉब्लम फेस किए हो, क्योंकि तुमने कभी पोटेंशियल को कंसेप्चुअली फील ही नहीं किया। एक ही लाइन पे पूरा पोटेंशियल काम करता है, बस एक लाइन पे। अगर वो लाइन तुमको 10 सवाल 15 सवाल 10 टॉपिक 5 टॉपिक 6 टॉपिक पढ़ने के बाद जैसी फील में आ गई, कैपेसिटेंस कैपेसिटेंस रद्दी है भाई, कुछ नहीं है उसमें। बस वही है कि हर चीज को कंसेप्चुअली रिलेट करके पढ़ना है। अभी तक का सबसे कठिन चैप्टर जिसको एक साथ रिकॉल करके रख पाना मुश्किल है, वो है साउंड वेव्स, वेव्स एंड साउंड वेव्स पूरा। तो हम ऐसा करेंगे कि साउंड वेव्स को अच्छा, वेव्स या साउंड वेव्स को अच्छा करने के लिए बीच बीच में वेव्स के एक आध रिवीजन डाल देंगे चलती क्लास में, कुछ उठा लिया बीच में से, शॉर्ट नोट्स बनवा लिया बीच में से किसी दिन, ऐसे कर लेंगे तो रिवाइज हो जाए। बट अब यहां से अपने 12वीं क्लास के साथ साथ अपनी 11वीं क्लास के पकड़ के रखना है। अपनी 12वीं और 11वीं की पढ़ाई को 2 हिस्से में तोड़ लो, 70:30 में, मतलब 30% हिस्सा आपको हर सब्जेक्ट का 11वीं पढ़ना है। ये नहीं होना चाहिए कि फरवरी में जाके पन्ना पलट रहे हैं, 11वीं सर भूल गए, फ्लूइड मैकेनिक्स क्या था, बर्नौलीज थ्योरम क्या था, याद ही नहीं आ रहा है। बात समझ रहे हो ना। ये स्थिति रहेगी तो नहीं होगे सेलेक्ट, क्योंकि उसके बाद तुमको 15 दिन का मैक्स टू मैक्स टाइम मिलेगा जिसमें तुम अपने आप को पूरी तरह से रिटेन कर पाओ, समेट पाओ 15 दिन। 15 मार्च से 20 मार्च तक तुमको समेटने का टाइम मिलेगा। 20 मार्च के बाद तुमको केवल फुल लेंथ टेस्ट देने, एटलीस्ट रोज एक, पीछे पहले 15-17 दिन, और लास्ट के 15-17 दिन एटलीस्ट 2। आखिरी डेज में जब एग्जाम एकदम करीब हो, मान लो 4 मई को, टेंटेटिव डेट 4 मई है ना, 4 मई को एग्जाम है, 1 मई से लेके 3 मई के बीच में एक एक दिन में 4-4 सेट पेपर लगाने हैं, 4-4 सेट।
समझ रहे हो ना? तब जाके तुम कॉन्फिडेंट फील करोगे, तब जाके नीट का पेपर उठाओगे तो वो पेपर तुमको नया नहीं लगेगा। जैसे बोर्ड की तैयारी होती है ना, जैसे बोर्ड के बच्चे तैयारी करते हैं, सेम उसी पैटर्न पे नीट की तैयारी होती है भाई। इतना रिटेंशन होना चाहिए आपको आपके दिमाग में आपके कॉन्सेप्ट्स का कि सवाल देखते ही आंसर आना चाहिए। 50% सवाल एटलीस्ट ऐसे होने चाहिए जिनको पढ़ते ही पता हो आपको कि इसका आंसर क्या होगा, तब आप सेलेक्ट होंगे। गला काट कंपटीशन है, दिमाग नहीं लगाना है, लेबर बनना है एकदम जबरदस्त वाला। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज्यादा दिमाग लगाओगे लपेट दिए जाओगे। नहीं हो, कब वेलोसिटी आधा हो जा रहा है, कब काइनेटिक एनर्जी आधा हो जा रहा है, पता नहीं चलता, ज्यादा लग जाता है। तो ज्यादा नहीं लगाना है। जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में आ रहा है चैप्टर को पढ़ने के बाद, उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से तुम्हारा सवाल बन जाएगा। सब पढ़ो, जूलॉजी बॉटनी सबको ऐसे तैयार करो कि वो जब पेपर, तुम कोई पेपर उठाओ नीट का, जब आखिरी दिनों में तुम पहुंचो, तो तुम एक दिन में अगर तुमको 4 सेट पेपर लगाने का मिल रहा है तो तुम्हारा पेपर 2 घंटे 15 मिनट से 2 घंटे के 20 मिनट के अंदर खत्म होना चाहिए। देखो ना, तुम खुद सोचो ना, प्रैक्टिकली तुम सोचो कि अगर तुम 15 मार्च से लेके या 20 मार्च से लेके 30 अप्रैल तक के बीच में ओवरऑल जोड़ मरोड़ के 50 सेट पेपर लगा के गए हो, तो तुम्हारा नीट नहीं निकलेगा। ऐसा क्या आता है नीट में भी कि नहीं निकलेगा? 50 सेट पेपर घर की खेती नहीं है। और 20 दिन में 25 दिन में मन करेगा कूद जाए छत से। मतलब लिटरली बता रहा हूं, इतना फ्रस्ट्रेशन होगा। मतलब वो एक एम्फेसाइजिंग है कि एक दिन पेपर करोगे, फिर सोओगे उठोगे, फिर एक पेपर लगाओगे, फिर सोओगे उठोगे, फिर एक पेपर लगाओगे, बहुत फ्रस्ट्रेशन होगा। लेकिन उसी के ऊपर सिलेक्शन है, उसी के ऊपर सिलेक्शन है, ये बात जानना। वहीं से सिलेक्शन आएगा और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। और जब सब कुछ आसानी से मिल जाता तो सबको मिलता ना यार, समझ रहे हो ना? तो आसान नहीं है, कोई युद्ध आसान नहीं हो। मुझे नीट एग्जाम निकालना बहुत कठिन लगता है भाई, बहुत कठिन। जहां एक्यूरेसी का गेम हो जाता है वो बहुत टफ हो जाता है। तो मार्जिन ऑफ एरर है एक क्वेश्चन का, अगर सही हुआ तो सिलेक्शन है, नहीं हुआ तो नहीं है। बात समझ रहे हो ना? अब जैसे ऐसे होता कि पेपर थोड़ा अच्छा होता, स्टैंडर्ड होता, तो ठीक है ना, गधेड़े तो रेस से ऐसे ही बाहर है, एवरेज बच्चा तो रेस से बाहर है भाई। लेकिन यहाँ एवरेज वाला सबसे ज्यादा फाइट में है, क्योंकि वो ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाता, उसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बात समझ रहे हो ना? तो फाइट अच्छी है, फाइट खराब नहीं है। एवरेज वाला भी सही फाइट कर रहा है, लास्ट मोमेंट पे आएगा रट के, अगर उसके हिसाब का पेपर मिल गया ना तो फोड़ देगा। बट वो बहुत कम होता है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर। नहीं तो जो एवरेज वाला होता है वो 30 सवाल करके निकलता है पेपर में से, फिर उसको लगता है 30 सवाल, अगली बार तो हो ही जाएगा, 15 ही सवाल तो बढ़ाने हैं, फिर अगली बार 700 का ख्वाब देख के तैयारी करने उतरेगा। बात समझ रहे हो ना? यही गेम होता है। इसी वजह से नीट इज अ हनी ट्रैप। हर एग्जाम दे के निकलोगे, हर साल तुमको ये फील आएगा कि अगले साल तो कर ही लेंगे, और फिर 580 नंबर से बढ़ के चला जाता है 620 नंबर। ठीक है ना? क्योंकि बहुत भटकाव है, तैयारी बहुत आसान काम नहीं है। ये जीवन का सबसे, तुम्हारे जीवन का सबसे क्रिटिकल फेज है ये पार कर गए ना अच्छे से, तो उसके बाद जीवन अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करना पड़ेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा, बट इस बात का डर नहीं होगा यार कि नहीं हुआ तो क्या। अरे एक आध साल ईयर बैक वैक लग जाएगा, ज्यादा ज्यादा यही तो होगा। 5 साल का एमबीबीएस 6 साल में कंप्लीट होगा, और क्या होगा? वर्स्ट के सिनेरियो तो यही हो सकता है ना। होता कहाँ है? नहीं होता। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर लोग लपेटे जाते हैं। इंजीनियरिंग होता तो खूब लपेटे जाते हैं। उसमें तो कभी कभी ऐसा माहौल बनता है, आधी आधी क्लास लपेट दी जाती है। तो वो एक अलग बात है। वैसे भी बैक वैक लगते हैं, बैक पेपर्स वेपर्स होते रहते हैं। तो हमारे एक दो फ्रेंड्स थे जो मतलब मोटा पैसा वाले थे, वो जब उनके कॉलेज का फंड खत्म होता था ना, तो क्या करते थे, फेल कर देते थे सबको। प्राइवेट कॉलेज से था, फेल कर देते थे। और फिर पास करने कहते थे कि एग्जाम फॉर्म भरने कहते थे 50-50 हजार रुपये ले आओ। 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए एक एक पेपर का। फेल करके पैसा कमाते थे। मतलब 95 लाख रुपीज लगे थे उसके टोटल एमबीबीएस करने के। हाँ, 95 लाख। हिंद कॉलेज।
समझ रहे हो, 95 लाख रुपए। पर ठीक है, अभी उसने अपना क्लिनिक खोल लिया, अच्छा कमा रहा है वो, एक ही साल में कमा लेता है उतना। हाँ, अरे काबिल है, ऐसा नहीं है, 96% है। नीट नहीं निकाल पाया था, वो अलग बात है। बात समझे? हाँ ठीक है, तो थोड़ा मन लगा के, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा फोकस के साथ पढ़ो। और नेता, तुम लोग तैयारी वारी कैसा चल रहा है हो? हाँ, चलो बढ़िया है। तो फिर कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? और गोला मत टिकाना, अब तुम समझ लो, गोला टिकाए चश्मा आंख के अंदर कर दूंगा तुम्हारे में। मैं तुम्हारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है ना? हाँ, आओ, आओ मिलो मेरे से, आओ इधर आओ तुम। अरे चला।